हम्म। ऑल मेंबर्स जी। पहले तो एक एक्नॉलेजमेंट मुकालमा फैमिली और शाहिद अनवर साहब को खास तौर पर कि अपनी ज़ात को जो है ना परखने का या अपनी ज़ात के बारे में सोचने के हवाले से कभी टाइम नहीं मिलता था। जिंदगी ज़रा फास्ट हो गई है। बस तो कल कल से आज तक यानी 2 दिन हो गए अपने बारे में ही सोचे जा रहा था। तो सबसे पहले मुश्किल तरीन जो टास्क था कि अपनी जिंदगी को जो है ना टाइटल, अगर कोई है स्टोरी है तो अगर आपकी जिंदगी एक स्टोरी तो इसको क्या कौन सा टाइटल देंगे। तो इब्तदाई जो जिंदगी में कोई बंदा जब पर्पस फुलफिल नहीं होते, एम्बिशन जो है वो मुकम्मल नहीं होता, वो हासिल नहीं हो सकते। मसलन कोई प्री मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो मेडिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो उस वक्त वो एक तरह से गिर जाता है, तो वो फ्री फॉल की तरह तो सब आगे एक मिनट प्लीज। अच्छा प्लीज ये सारे अपने माइक बंद कर दें। ये आप लोगों के माइक से कुत्तों की आवाजें भी आ रही हैं किसी के। जब कुत्ता आप बात मेरे करेंगे पीछे है, प्लीज कुत्ता माइक आपको बंद सुनना पड़ेगा, कुत्ता मेरे पीछे भौंक रहा है जी। ठीक हो गया। वेरी ऑथेंटिक, वेरी ओरिजिनल, जबरदस्त, ठीक हो गया। तो जो है ना अभी कह लें कि उसी पहले जो एक फ्री फॉल पहले मैंने टाइटल देना चाहा, लेकिन जो अप्रोप्रिएट आया है मेरे लिए अपनी लाइफ को अगर मैं टाइटल देते हुए, तो एक कटी पतंग टाइप जो एक कह लें मैं अपनी लाइफ को एक टाइटल दूंगा। तो जहां तक 3 लेसन्स की बात है कि जो 3 जिंदगी में लेसन सीखे हैं, तो पहला लेसन जो आप कह सकते हैं कि मेरे टाइटल से ही उसको ड्राइव भी किया जा सकता है कि जिंदगी में लाजमी कोई एम या एम्बिशन होना चाहिए, उससे डायरेक्शन मिलती है, कुछ ना कुछ काम करने की या आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है। अगर एम या एम्बिशन ना हो तो लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक जाती है, या फिर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो मैं एक लेसन है क्योंकि मैं जिंदगी में इब्तदाई कुछ फेलियर्स के बाद एक ऐसी लाइफ की तरफ बढ़ गया था जिसमें एम्बिशन या एम जो है या ऑब्जेक्टिव जो है वो मिसिंग था। तो उसकी वजह से सिमत का तयन करना या आगे बढ़ना या लाइफ का कोई पर्पस जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। तो मैं अपने मुकालमा मेंबर्स को ये एक अपनी लाइफ का ये लेसन दूंगा कि पर लाजमी जिंदगी का कोई ना कोई एम्बिशन या एम या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके बगैर डायरेक्शन जो है ना वो नहीं मिलती। इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो दूसरा लेसन है, यानी पहले लेसन के साथ जुड़ा हुआ दूसरा लेसन है कि जब हम कोई एम्बिशन या एम अपनी जिंदगी में या गोल सेट कर लेते हैं, तो उसके लिए फिर हाफ हार्टेडली कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसके लिए फिर सिद्ध के दिल से मुकम्मल एक काविश करनी चाहिए कि बाद में बंदा ये ना कहे कि काश मैं ये कर लेते या काश मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर लेता तो मैं ये अचीव कर सकता था। तो ये जब भी आगे बंदा अपने क्लासमेट्स को मिलता है या अपने कंपिटिटर्स को मिलता है जो आपके राइवल्स रहे होते हैं उनसे मिलता है, तो उनकी सक्सेस स्टोरी को जब देखता है तो उसके बाद सबसे जो पहला लफ्ज ज़हन में आता है वो काश का आता है। तो दूसरा लेसन जो मैं आप कह लें कि वो सामने रखूंगा वो काश के हवाले से है कि अगर आप गेज करना चाहते हैं कि हाउ सक्सेसफुल यू आर, तो अपने देखें कि आपके जिंदगी में काश कितने हैं। अगर काश ज्यादा है आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ, दैट मीन्स के आप कुछ एम्बिशन या एम हासिल जो है ना वो ऑब्जेक्टिव मुकम्मल नहीं कर पाए, हासिल नहीं कर पाए। अगर जितना ये वर्ड काश आप जो है ना इसकी जो है ना जो तादाद है वो कम होगी, तो उसका ये मतलब लिया जाएगा कि आप बड़े सक्सेसफुल हैं। तो ये काश बड़ा चुभने वाला आप कह लें कि वर्ड है जो लेस अब जो है ना जिंदगी के साथ जुड़ा होता है। मेरे जैसे इंसान जिसके जिंदगी में एक वक्त था कि काश काफी ज्यादा थे, तो वो बड़ा चुभने वाली चीज होती थी, तो काश को अवॉइड करना चाहिए। तीसरा आप इसको माशरती हवाले से भी देख सकते हैं, तीसरा लेसन, या आप कह सकते हैं इसको माशरती हवाले से भी देख सकते हैं, आम प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी देख सकते हैं। जो तीसरा बड़ा लेसन जो मैंने जिंदगी में हासिल किया कि जिंदगी में कंप्रोमाइज को, खासतौर पर जिंदगी के अहम फैसलों में कंप्रोमाइज को अवॉइड करना चाहिए। कंप्रोमाइज जब आप जिंदगी के अहम आप कह लें कि जो मोड़ हैं या अहम फैसले उसमें कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो कंप्रोमाइज लाइफ के अंदर
हासिल होने वाली अचीवमेंट्स, खुशियां, वो भी आदमी पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता। वो आदमी आप कह लें कि उनके अचीवमेंट्स को भी बस ऐसे ही गुजार देता है, उसको सही तरीके से भरपूर अंदाज में एंजॉय भी नहीं कर पाता, या उसको कामयाबी का जो आप कह लें कि जो दूसरा है कि सोच या उसके साथ जुड़ा हुआ पंजाबी का जो लफ्ज चस है वो नहीं आती। तो आप कह सकते हैं कि जिंदगी के अहम फैसलों में कंप्रोमाइज जो है जितने वो नहीं करना चाहिए, जो चाहे वो आपकी माशरती जिंदगी की बात कर रहा हूँ या उसके दूसरा दूसरा जो है ना प्रोफेशनल लाइफ, तो उसमें ट्राई टू अवॉइड कंप्रोमाइज। तो ये 3 लेसन्स थे जो आपस में जरूर जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी एक खास लंबे अरसे तक एक कटी पतंग की तरह, थैंक्स कि अब काफी कुछ अरसे से लाजमी मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा रिविजिट किया और इसको जो है ना उसके अंदर ये खामियां जो इन लेसन से इन जिंदगी के जो लेसन्स को सामने रखते हुए मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर किया। तो आखिरी जो चीज थी कि आप अब कह लें कि एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन बियॉन्ड अर्निंग। तो लाजमी तौर पर मैं आपके सामने यहाँ पर एक कन्फेशन करता चलूं कि जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूँ, आज आज इधर फैसलाबाद के जो रेजिडेंट्स की बात हो रही है, तो मेरा भी फैसलाबाद की एक तहसील जड़ांवाला और जड़ांवाला से भी आगे एक गांव है, वहां से ताल्लुक है और हम रावी किनारे रहने वाले हैं। तो यहाँ के आप कह सकते हैं कि जो चनाब या रावी किनारे रहने वाले लोग जो हैं, उनको बाकायदा कई कस्में उठाकर यकीन दिलवाना पड़ता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तो एजुकेशन ने मुझे बहरहाल इस हवाले से ये एक कह लें कि मेरे अंदर ये तब्दीली जरूर पैदा जो है ना सामने रखी है कि अब मैं ना सिर्फ सच को कबूल कर सकता हूँ, बल्कि सच को आप कह लें कि आगे अगर मेरी जात के अंदर कोई खामी, कोई दोस्त मेरे मेरे पॉइंट आउट कर दे या कोई वैसे, तो मैं उसको कबूल करके आगे बढ़ाने की एक ताकत रखता हूँ। अगर ये एजुकेशन ना होती तो शायद मैं इस तरह की सच वाली एक कैफियत को अपने ऊपर तारी ना कर पाता। तो ये आप कह सकते हैं कि मैंने अपना मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने करवाया है। होपफुली 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये बातें आपके सामने रखी। शुक्रिया जी। यार डॉक्टर साहब क्या बात है, बड़े कंपोज्ड और बड़ी मतलब ओरिजिनल ऑथेंटिक थॉट्स आपने शेयर किए, थैंक यू वेरी मच। और टाइमिंग का आपने बड़ा ख्याल रखा, आपसे ये उम्मीद बहरहाल नहीं थी कि आप टाइमिंग का भी ख्याल रखें। मैं खौफजदा था, शायद अनवर साहब मैंने आपसे पहले बात की थी कि मैं बड़ा खौफजदा था कि स्कॉलरली गुफ्तगू, फिर मैं किताबें खंगालता रहा, लेकिन मैंने फिर जब क्वेश्चंस को देखा तो मैंने कहा नहीं, अपने बारे में बात करता हूँ, ज्यादा स्कॉलरली बात करनी। नहीं ये बहुत अच्छा, यही असल में हम चाहते हैं, इसका पर्पस ही ये है। वो किताबी बातें तो हर जगह से आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा ख्याल है कि इरम की तरफ चलते हैं, जरा अरबाब की थोड़ी तैयारी भी हो जाए, उसको बहुत सी चीजों का पहले आइडिया नहीं था। तो इरम, श्योर सर, श्योर, बिल्कुल, मैं इधर ही हूँ जी हाँ सर। जी इरम, आपकी कहानी जो है उसका क्या टाइटल है? 2 लफ्जों में आई वुड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द जिंदगी कहानी जो है, एक स्ट्रगल है और स्ट्रगल के बाद अचीवमेंट है। मैंने मेरी तालीम ख़त्म हुई 2010 में और तकरीबन 13-14 साल मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में अलॉन्ग विद माय मैरिड लाइफ मैंने स्पेंड किए। तो इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने अपनी शादी, बच्चे और घर और नौकरी के साथ मैंने स्ट्रगल बहुत किया है और स्ट्रगल के साथ मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव अचीव्ड अ लॉट। काफ़ी चीज़ें मतलब सो द स्ट्रगल एंड अचीवमेंट शायद 2 अच्छे मेरे ख्याल में सूटेबल वर्ड्स हैं जिनमें मैं अपनी लाइफ को बंद कर सकती हूँ। स्टोरी, स्ट्रगल एंड अचीवमेंट, दीज आर 2 जस्ट वर्ड्स। और उसके अलावा द सेकंड क्वेश्चन इज कि मेरी जिंदगी में जो सिग्निफिकेंट लेसन्स हैं वो कौन से हैं? पहली बात कि
जिंदगी अभी तो रवा दवा है, और मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लाइंस में भी यही लिखा था कि आई एम अ गुड स्टूडेंट एंड आई वांट टू रिमेन अ गुड स्टूडेंट, बिकॉज सीखना और सीख के करना तो शायद मेरी जिंदगी में चलता रहेगा। मैं आई एम अ गुड लर्नर और मैं नई चीजें सीखने में बिलीव करती हूँ। सो फिर भी 3 चीजें मैं आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब। मुझे लगता था कि मैं बहुत सारी मैंने जो सबसे अच्छी एक मेरे अंदर एक एम्पैथी है बहुत ज्यादा, और कभी-कभी वो मुझे एम्पैथी नुकसान भी दे जाती है, क्योंकि जहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, और मेरा सबके साथ एक ही रवैया था। तो इस सारे उसमें ना मैंने कहीं-कहीं पे अपने आप को टूटते हुए भी देखा है। सो मैंने अब आई हैव प्रॉमिस्ड माय सेल्फ कि मैं अब मेजरमेंट के हिसाब से लोगों के साथ चलूँगी। सो दिस इज़ मतलब एक ये बहुत बड़ा लेसन मैंने ज़िंदगी में लर्न किया है कि लोगों के साथ मेजरमेंट के साथ चलना पड़ता है, ताकि आप अपने आप को ना तोड़ें, इतनी एम्पैथी ना करें कि आप खुद टूट जाएँ। द सेकंड थिंग इज़, जतोई साहब ने बताया कि कॉम्प्रोमाइज़ मेरे शख्सियत में बहुत था, स्टिल इट इज़। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इसको मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अभी तक पूरी तरीके से ओवरकम नहीं कर सकी, लेकिन ये लेसन है मेरी लाइफ में, जो मैंने सीखा है कि कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और द थर्ड वन इज़ सर तीसरा लेसन मैंने क्या सीखा है ज़िंदगी में? चले, जरूरी नहीं है 3 पूरे करना। हाँ, ठीक है। अच्छा, आगे चलती हूँ। एजुकेशन जो है, हेलो? क्या क्या, हाँ बोलिए, कैन उसका यू क्या लिसन? है अर्निंग के जी। अलावा? जी सर, एजुकेशन जो है, सर मैंने आपको पता है कि एमफिल जो है वो अपनी मास्टर्स के 11-12 साल बाद स्टार्ट किया, और मेरे लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी से मतलब मुझे एमफिल अभी अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं पे भी मुझे एमफिल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट मेरे लिए एजुकेशन जो मैंने 11 साल बाद अपनी लाइफ पढ़ाई को रिज्यूम किया, मैंने दुनिया को नए एंगल के साथ देखा अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि उस टाइम तक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी था, और मतलब है कि एज के हिसाब से एक मैच्योरिटी भी आती है, तो आप पूरी दुनिया को नए एंगल से, सो बियॉन्ड अर्निंग इन लाइफ, मतलब एजुकेशन इज, अगर आप उसको अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से क्रिटिकली आप चीज़ों को देख के अगर करें, तो एजुकेशन मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी में ताहयात चलने वाली चीज़ है, और ये बहुत अच्छी है मेरे ख्याल में। आई हैव डिसाइडेड कि अगर पीएचडी नहीं होती तो एटलीस्ट आई वुड ट्राई टू रीड एज मेनी बुक्स एज आई वुड बी। आपके जितनी बड़ी लाइब्रेरी शायद मैं नहीं बना सकती, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़े हैं, बट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। चाहे आप वो काम करने के दौरान सीख रहे हो, चाहे आप इंस्टीट्यूशन के अंदर सीख रहे हो, चाहे वो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में सीख रहे हो, सो एजुकेशन के डिफरेंट किस्म की शेप्स और वो है। सो एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट टू ऐड मच मोर इन योर लाइफ। ठीक, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत आई थिंक थैंक आई यू। हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन थिंग्स। अच्छा, मतलब मैंने ये आज जो लोग अपनी स्टोरी शेयर कर चुके हैं, आप यहीं पे मौजूद रहेंगे क्योंकि आपसे सवालात बाद में आएंगे। अभी हम बाकी जरा राउंड एक पहला कंप्लीट कर लें, तो ओके जाइएगा नहीं और कैमरे पे रहिएगा, खासतौर पे पैनलिस्ट तो कैमरे पे रहें ताकि लोग उनको देख के सवाल कर सकें कि करना भी है या नहीं करना। अच्छा, अरबाब, अरबाब आर यू देयर? आपकी तरफ आए आप। जी सर, मैं इधर ही हूँ। चलिए, तो आप नजर तो मुझे तो नहीं आ रहे, बाकियों को आ रहे होंगे तो ठीक है, इट्स ओके। मैडम नजर आ रही है, मैडम बाकायदा नजर आ रही है। अच्छा अरबाब, चलिए फिर आप अपनी जो लाइफ स्टोरी है उसका टाइटल से शुरू करें और लेसन जो अभी तक आपने सीखे। जी अरबाब। ओके सर, फर्स्ट नंबर उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है सर मुझे आपको? लगता है मैं आप सबसे जूनियर हूँ। हाँ हाँ, जी जी सर। आप सबसे नौजवान जी हैं आप। सर, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना था। जी हाँ हाँ जी बोलिए। सर। तो सर मुझे लगता है मेरी छोटी सी जिंदगी के लिहाज से ना मेरे हाँ पास हाँ, बहुत कम नॉलेज है बाकी सबके नॉलेज चाहिए मुकाबले नहीं, में, तो इस वजह से नॉलेज मुझे ना की थोड़ी जरूरत ज्यादा नहीं शर्म आ रही है। थी।
आपने बताया ना, जैसे आपने वही करना है, अपनी जिंदगी के बारे में बताना है, किताबों के बारे में नहीं बताना है अरबाब। जी अरबाब। ओके ओके सर, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपकी जिंदगी का टॉपिक क्या है। ठीक। तो मुझे लगता है कि मेरी जो टॉपिक है ना, सफरिंग, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में अभी कोई वैसा बड़े वाला चैलेंज नहीं आया, तो इस वजह से मैं सफर कर रही हूँ और बहुत खुशी से सफर कर रही हूँ हर चीज में ना। तो इसके अलावा बस लग रहा है अभी तक की जिंदगी में। आप पूछा कि आपने जिंदगी में 3 बड़े लेसन कौन कौन से जो हैं अभी तक हासिल किए हैं, तो उसमें जो सबसे पहला लेसन था वो मेरे लिए ये था कि हमेशा अपने एल्डर्स को सुनना है। लाइक उनकी एडवाइस लेनी है जो मर्जी हो जाए। हम बच्चे, मुझे लगता है, या अरबाब हम आपको ना लोग जो सुने ये हैं। वाली जनरेशन है वो ऐसे ऐसे करके। अरबाब अरबाब जी सर। मतलब हम आपको ना सुने हैं जी सर। क्योंकि आप सबसे छोटे हैं। नहीं बेटा, आपको सुनेंगे, चले ठीक है। नहीं नहीं सर। जी हाँ हाँ दादी, सर, प्लीज देखिए, कंटिन्यू। आप हमारी बात सुनेंगे फिर ही आपको पता चलेगा ना कि आप लोगों ने फिर एडवाइस देनी है, किस लिहाज से देनी है। ठीक है, ठीक, जी जी। चल। तो अच्छा, पहला मेरा ये एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने अपने एल्डर्स को ना सुन के मुझे लगता है कि अक्सर ब्लंडर्स किए हैं मैं। तो दूसरा लेसन जो था वो ये था कि कहीं भी जाके कुछ भी नहीं कर लेना। हर चीज एक सोच विचार के बाद, एक फैसले के बाद, एक प्रॉपर फैसले के बाद करनी है। लाइक रैंडमली कुछ भी नहीं कर लेना। ठीक है। ठीक। और जो थर्ड था वो अभी तक तो यही है कि कभी भी किसी दूसरे को अपनी गलती के लिए ब्लेम नहीं करना। गलती खुद कर लेनी है और अपने घर वालों को कहते रहना है या अपने फ्रेंड्स को कहते रहना है या लोगों को कि आप लोगों की वजह से या हुकूमत की वजह से या अपने इदारे की वजह से मुझे जो फेलियर मिला है वो मिला है। लाइक अपनी ही करतूतों की वजह से इंसान को जो भी फेलियर्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ये मेरे 3 लेसन्स थे अभी तक की जिंदगी में। ठीक हो। और मुझे नॉलेज हम्म क्यों चाहिए, हम्म थर्ड वाला। तो इसमें मेनली मुझे लगता है कि यही चीज है कि मुझे अपनी वो भूख, वो वाली जो थी ना, उसे खत्म करने के लिए चाहिए था नॉलेज और हम्म एजुकेशन। हम्म, एंड दैट्स इट। ठीक। क्या है, जबरदस्त। रंजनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। सर अच्छा, आपने अब जैकेट उतार दी है, लगता है कि गुफ्तगू जी बड़ी गर्मा गर्म हो रही है। क्या कह रहे हैं? मैंने, हाँ आपने वो जैकेट हीटर। उतार दी है, लगता है गुफ्तगू गर्मा गर्म है। नहीं नहीं, वो हीटर ने काफी वो माहौल गर्म कर दिया, वो हीटर की वजह से मैंने उतारी जैकेट। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मुझे पसीना आ रहा था। अच्छा, अब मेरा ख्याल है सज्जाद साहब हैं हमारे साथ। अगर सज्जाद साहब हैं तो फिर उनकी तरफ चलते हैं, अगर नहीं है तो फिर डॉक्टर शाजिया की तरफ चलते हैं। सज्जाद साहब नहीं है। डॉक्टर शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? आज आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है और आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा 11th आवर पे जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे किया। आप लोग आमतौर पे इसको माइंड करते हैं कि भाई ये क्या बात हुई कि किसी ने स्लॉट छोड़ दिया तो आप हमें अब दावत दें, तो आपने ऐसा नहीं किया। थैंक यू वेरी नहीं मच। सर, मेरी तो आपसे पहले भी ये रिक्वेस्ट थी कि अगर आप जबरदस्ती ही बुलाएंगे तो फिर ही मैं आऊंगी। तो मैंने वो इस्तेकार जो था वो आज इस्तेमाल कर लिया। बहुत शुक्रिया। तो ठीक है डॉक्टर, ओवर टू यू। अच्छा, टू स्टार्ट, अगर हम बात करें कि लाइफ को अगर मैं एज अ स्टोरी अपनी देखती हूँ और तो उसका टाइटल क्या होगा। पहले तो लाइफ को शायद मैं एज अ स्टोरी देखती भी नहीं हूँ। बहुत सारी जगहों पे मुझे लगता है कि शायद वो जो एक पर्सपेक्टिव हमारा अपने लिए होता है ना, उससे हमेशा अपनी जात के पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखना, उससे मैं थोड़ा अपने आप को अलग कर सकती हूँ। ये मैंने थोड़ा सीख लिया है। लेकिन अगर अपनी लाइफ को मैं एक स्टोरी की तरह देखूं तो शायद अगर आपने अशफाक अहमद की वो किताब पढ़ी हो, मन चले का सौदा, तो शायद वो बड़ा अप्रोप्रिएट होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें समहाउ
वो फैसले की और उस पे कायम रहे, वो कमिटमेंट्स की जो शायद आमतौर पे क्या शायद कोई भी सोचने समझने वाला शख्स वो अपनी तरह ही सही करता है, लेकिन वो कोई खास ट्रेंड को फॉलो करते हुए नहीं की गई कि कोई मतलब फायदों के लिए नहीं की गई उस तरह से, तो शायद वो एक मनचले का सौदा है। अच्छा, दूसरा, अगर लाइफ के 3 लेसन्स की सर बात करें ना, तो लाइफ का पहला जो इम्पोर्टेंट लेसन मेरे ख्याल में, और ये वो लेसन है जो मैं खुद भी भूल जाती हूँ और मैं खुद उसको दोबारा लर्न करती हूँ और अपने आप को मतलब दोबारा बताती हूँ, नहीं दिस इज इम्पोर्टेंट और हमें ये करनी है ये चीजें। पहला, कि अपने आप को पीछे कैसे रखना है जब आप औरों से आगे जा सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि कहीं हम स्टेप बैक करना सीखें और औरों को आगे करना सीखें। तो प्रायोरिटीज में हमेशा अपने आप को आगे रखने से मैं समझती हूँ कि इंसान बहुत सारे जो है ना वो नुकसान उठाता है, नॉट इन द सेंस कि टेंजिबल नुकसान नहीं उठाता, लेकिन और बहुत सारे वेज में अगर आप देखें ना, रिश्तों के नुकसान उठाता है, अपने किरदार के नुकसान उठाता है, बहुत सारे नुकसान उठाते हैं। तो शायद वो प्रायोरिटाइज करना हमेशा अपनी जात को अच्छा फैसला नहीं है। हालांकि ये मैं आपको बार बार कहूंगी कि मैं खुद भी इसमें बहुत दफा फेल होती हूँ। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा जो लेसन मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमें अपनी सोच को ना संवारना कैसे है, और वो संवारने की जिम्मेदारी शायद हमारे अपने ही ऊपर है। सो अपनी सोच को संभालने के लिए शायद एक चीज जो बहुत जरूरी है कि वो जो करंट स्ट्रीम होते हैं ना थॉट्स के, थोड़ा सा उनसे अलग रह के भी आपको गौर व फिक्र का मौका मिलता है। तो हर वक्त अगर आप उन मामलात में पड़े रहेंगे जो अभी अभी हो रहे हो, दुनिया जैसे अनफोल्ड हो रही है आपके सामने, तो चीजें मैंने देखा है कि उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है उसके अंदर, और आपको शायद इतना टाइम भी नहीं मिलता। और वो जब टाइम की हम बात करें ना, एक इंसान की फिजिकल बिजनेस है और एक मेंटल बिजनेस है। सो मेंटली आप अपने आप को, ऑल्दो यू आर फिजिकली बिजी, लेकिन मेंटली आप वो टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं कि नहीं, और उसके अंदर वो अपनी सोच का कहाँ आपको लेके जाना है, उसको संवारना है, वो जिम्मेदारी आप किस तरह उठाते हैं, वो जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि वरना कोई भी आपको कहीं भी ले जाएगा ना, क्योंकि लोग, आपकी सोच ही होती है जो आपको बनाती है, बिगाड़ती है, आपकी जिंदगी को शेप करती है। सो उसमें गार्ड करना अपने आप को बहुत जरूरी है। और तीसरा जो सर इम्पोर्टेंट वो है कि अपने लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। जो चीजें आप समझते हैं कि गलत हो रही है, जो चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे तकाजों के ऊपर, उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। उसकी कॉस्ट होती है, और वो इंसान को कोई भी खुशी खुशी कॉस्ट नहीं देता, लेकिन वो एक हौसले के साथ बर्दाश्त कर लेना बेहतर है, अपने लिए भी बेहतर है, और वो आगे आने वालों के लिए भी आसानियां पैदा करती है। लास्टली सर, अगर तालीम के मकसद की बात करें, विदाउट हटा के, अर्निंग से हटा के, सर तालीम या एजुकेशन वैसे तो एक ब्लैंकेट टर्म के तौर पे शायद हम इसको देखते हैं, और बहुत मुख्तलिफ तरह की तालीम है, स्किल बेस्ड है, टेक्निकल है, और तरह की तालीम भी है अपनी जात को के लिए, लेकिन शायद तालीम ना कुल है इंसानियत का। तो मैं नहीं समझती कि हम इसको काम के उससे निकाल के देख सकते हैं। काम आपको बहुत बहुत कुछ देता है, वो आपको खुद मुख्तारी देता है, वो बहुत सारी चीजें आपको देता है। सो शायद हम उसको निकाल के नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, किन क्या अगर सिर्फ वाहिद एक मकसद हम उसको समझने लगेंगे ना कि भाई पढ़ इसलिए लो के काम कर लेना, और बाकी चीजें तो हम लेट गो और वील नॉट पे अटेंशन, तो वहां पे मसले पैदा हो। हालांकि मैंने तो देखा है कि फिर जब हम काम के लिए पढ़ते हैं, हम काम को भी उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे होते। सो वहां पे भी तो इश्यूज हैं हमारे। सो समा तालीम तो से इंसानियत का कुल है, हम सबके लिए। वो हमारी अब की दुनिया जो हमने आज की दुनिया बनाई है, वो भी तालीम की बेस पे, अगली दुनियाएं जो हम क्रिएट करेंगे वो भी तालीम ही उसकी बुनियाद है। फॉर्मल इनफॉर्मल जिस भी तरह से हम अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं। तो बस सर यही था मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी मसूद साहब, मेरा ख्याल है सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन नहीं किया, अगर वो करेंगे तो फिर देख लेंगे। तो ओवर टू मसूद साहब। जी मसूद, सेम क्वेश्चंस एंड योर आंसर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा जी, ये पहला जो टास्क मेरे सामने है कि जी मैं अपनी जिंदगी को कोई एक टाइटल दूं, मुश्किल काम है। बहरहाल थोड़ा जितना गौर फिक्र किया है इसके ऊपर,
इसमें ये समझ में आता है कि जी मेरी लाइफ का अगर कोई टाइटल हो सकता है तो वो क्यूरोसिटी है, तजस्सुस है, पढ़ने का, चीज़ों को डिस्कवर और अनकवर करने का। और एक अर्ज शुरू में डेवलप हो गई थी कि जो ख्यालात हैं, नज़रियात हैं, जिस तरीके से मुझे दिए गए हैं, विरसे में मिले हैं या लेफ्ट राइट से आए हैं, उनको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि उनकी चीर फाड़ करके देखना है कि उसके अंदर क्या है, और खुद से उसको एवेल्युएट करने की कोशिश करनी है। तो इस कोशिश में जो है किताबें पढ़ने का शौक भी हो गया, कई सारे जो है ना उलूम के दरवाजे खटखटाए, थोड़ा थोड़ा जहाँ से मिलता रहा वहां से लेते रहे। लिटरेचर पढ़ा, अदब और शायरी के साथ काफी ताल्लुक हो गया, तारीख को पढ़ा, फलसफे का थोड़ा सा टेस्ट किया, फिर इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो देखी हैं, सियासियात, फिर शौक हुआ तो पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लिया जॉब के साथ ही। फिर जॉब की जरूरियात के मसूद साहब आपकी आवाज बीच में कम हो जाती है। अच्छा, अब आवाज आ रही है जी? यहाँ पे बिल्कुल ठीक आती है, अब थोड़ी सी वो अच्छा, मेरा बस ख्याल मैं movement- कोशिश करता हूँ कि मैं इस जगह फ्रीज हो जाऊं, उस जगह से हिलूं नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसी यही करना कोशिश पड़ेगा। करता हूं। तो आवाज बारी है। अच्छा, तो ये हो गया। फिर कानून की तालीम हासिल की है थोड़ी सी, तो वो भी एक अपनी जगह पर एक इम्पोर्टेंट वो है कि जी कानून क्या है, कानून क्या नहीं है, और किस तरीके से बनता है, क्या इसका प्रोसेस है। ये भी जो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उसका एक थोड़ा सा ये दिलचस्प सेगमेंट है, उसमें पढ़ा। फिर 10-12 साल पहले मैं कोई मजहबी आदमी तो कभी नहीं था, लेकिन शौक हुआ पढ़ने का। एक किताब आई थी बड़ी अच्छी, डॉक्टर मुबारक हैदर की किताब तहजीबी नरगिसियत, आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ी होगी। तो उसमें एक टर्म जो है मेरे सामने आई, पॉलिटिकल इस्लाम की। तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर इसके जो बड़े चैंपियन हैं जैसे सैयद कुतुब हैं, या ये अपने जो मौदूदी साहब हैं, इनको पढ़ा। फिर फ्राइज बड़ा से भी एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, आपका आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट जो है वो इस हवाले से चल रहा होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जो क्यूरासिटी है, इसकी वजह से मैं समझता हूँ जो मेरी जिंदगी है वो बिल्कुल मंडेन किस्म की या बहुत ही निचले लेवल पर थी, वो थोड़ी सी बेहतर हुई है, और थोड़ी सी मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा है। फिर पढ़ाने का भी शौक है, मैंने पढ़ाया भी है कई जगह पर। कानून भी पढ़ाता रहा हूँ एक दो यूनिवर्सिटियों में, कुछ और सब्जेक्ट भी पढ़ाए हैं। तो वो भी एक मेरे अंदर अर्ज है कि मैं मौका मिले मैं जो है वो चीजें शेयर करूँ लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ बात करना, आइडियाज एक्सचेंज करना एक बड़ा अच्छा वो है। फिर कुछ 2008-9 में एक दोस्त से मुलाकात हुई, बैचमेट ही था, उससे मेरा कुछ लिखा हुआ देखा तो मसूद साहब लेसन्स 3 क्या है, जरा उनकी तरफ जी आए फिर मैं बता बात। रहा हूँ जी मैं बता रहा हूँ। जी जी तो उसकी तरफ हो गया, अब लेसन की तरफ आ जाते हैं। एक तो पहला लेसन तो जिंदगी की जो चूंकि बहुत सारे क्रैशेस मैंने देखे हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो एक लेसन तो यह है कि जी दिस टू शैल पास। जो वक्त आज है ये हमेशा नहीं रहेगा, ना अच्छा रहता है ना बुरा रहता है, तो थोड़ा सा आदमी को अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए। दूसरी चीज यही मैंने कहा है कि जी चीजों को एग्जामिन करने की आदत डालें, और चीजों को पढ़ें, और फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट ना करें। तो इससे काफी हद तक आपको जो है वो चीजों में बेहतरी आती है। और तीसरी चीज ये है कि थोड़ा मुस्बत रवैया जिंदगी में अपनाना चाहिए चीजों के वाकयात के मुतालिक। तो जरा आदमी की अपनी जिंदगी भी आसान हो जाती है, दूसरों की भी। नेगेटिव रवैया आमतौर पर आदमी को बड़ी मुश्किलात में डाल देता है। और लास्ट ये था कि जी एजुकेशन का पर्पस क्या है, लिविंग के अलावा। ज़ाहिर है लिविंग एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो आदमी ठीक। को जो है एजुकेशन की ज़रूरत इसलिए है कि एक तो उसका कॉमन ये है कि थोड़ी आपकी कॉमन सेंस को एक चीज़ शार्पन करती है, और जो चीज़ आपकी कॉमन सेंस को शार्पन करे वो मेरे ख्याल में एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन कहला सकती है। फिर थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी कॉन्शियस लिविंग, थोड़ी माइंडफुल लिविंग जो है ये एजुकेशन अगर पैदा करती है, तो मैं समझता हूँ कि वो इसकी एक फायदेमंद चीज़ है। और जो चीज़ें, जो एजुकेशन ये चीज़ें पैदा नहीं करती, वो गालिबन कोई इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है। और उसके बारे में जो एजुकेशन लेने वाला उसको सोचना चाहिए कि भी मुझे इसका क्या फ़ायदा है। तो ये ठीक। मुख्तसर सी चीज़ें हैं। और तो मेरे ख्याल आई थिंक बहुत आंसर कर दिया शुक्रिया, मैंने। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा ख्याल है सज्जाद साहब नहीं है हमारे साथ, तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शफीक साहब सबसे पहले, और फिर शुमाइला जी। शफीक साहब। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों ने बड़ी कमाल बातें की माशाल्लाह। तो
इन ट्रूथ बी टोल्ड सारी चीज़ें तो नहीं सुन सका। जब मेरा कैमरा ऑफ था तो स्टूडेंट्स मेरे ऑफिस में, अब जाहिर है तो उनसे बातें कर रहा था। तो सबके लिए सवाल तो नहीं है, लेकिन सुहेल जतोई साहब से, डॉक्टर शाजिया से और डॉक्टर मसूद साहब से हैं छोटी छोटी सी मैं तो बातें। डॉक्टर नहीं हूँ भाई, मेरे नाम के साथ डॉक्टर ने लगा है। चलें ठीक है सर, आप डॉक्टर जनाब डॉक्टर मसूद साहब शाजिया है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जी ठीक है सर। तो थैंक यू। सुहेल साहब, आपने जो अपना वो बताया टाइटल, वो था कटी पतंग। तो मुझे बड़ा उसको सुन के तजस्सुस पैदा हुआ कि यार ये कटी पतंग अभी तक हवा में ही है या किसी ने पकड़ शकड़ ली है। और अगर अभी तक हवा में है तो ये कटी पतंग क्या सोच रही है कि कौन इसको पकड़े या किसके हाथ आए तो ये बड़ी खुश होगी। और अगर किसी ने इसको पकड़ लिया है तो फिर तो अभी ये कटी पतंग नहीं है, तो जरा इस पे रोशनी डालें। डॉक्टर शाजिया से जो है, माशाल्लाह आपने बातें, आपकी बातों का तो मैं वैसे बड़ा वो हूँ, क्या उसको कहते हैं, फैन। और माशाल्लाह बड़ी प्रिसाइज बातें थी। लेकिन एक दो चीज़ें तो मैंने सुनी उसमें, बस क्लैरिटी के लिए आपने कहा कि हमें चाहिए कि लोगों को आगे करें, और ये आइडिया बड़ा अच्छा है। आमतौर पे लोग दूसरों को पीछे करते हैं और खुद आगे जाते हैं, तो आपने कहा जी हमें चाहिए सबको आगे करें। तो इसका फायदा तो मुझे नजर आता है कि सारे एक दूसरे को आगे कर रहे होंगे तो सारे आगे बढ़ रहे होंगे, तो जाहिर है इस तरह पीछे तो कोई भी नहीं रहेगा, शायद कोई ना कोई तो रहेगा ही जिसको कम लोग पुश कर रहे होंगे। और सो विच इज अ रियली गुड अप्रोच। फिर भी कुछ लोग ज्यादा पुश हो रहे होंगे, कुछ लोग कम पुश हो रहे होंगे। और फिर आपने ये कहा कि अपने लिए जो है ना वो आवाज उठाना बड़ी जरूरी है, और उसके वो भी होते हैं, कुछ पे करना पड़ता है आपको। तो इस सारे माहौल में जब लोग एक दूसरे को आगे भी कर रहे होंगे और कुछ लोग अपने लिए आवाज भी उठा रहे होंगे, तो फिर वो जो पुश करने वाली सिचुएशन है, अभी भी लोग एक दूसरे को पुश ही कर रहे होंगे या फिर पीछे धकेल रहे हो, तो इनको बैलेंस कैसे किया जाए? ये जो बैलेंस है ना, ये जरा लोगों की उसके लिए बताइए प्लीज। और मसूद साहब, आपकी जो बातें थी बड़ी पसंद आई मुझे, और ये जो है दिस टू शैल पास, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को जब वो बड़े अजीब से बुरे माहौल में होते हैं कि यार बस अब ये जो है ना हम, तो मैं उनसे कहता हूँ दिस टू शैल पास। लेकिन जाती तौर पे इसका मतलब यही होता है कि यार हमें कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, ते ए टाइम, मतलब ये टाइम गुजर ही जाएगा। तो अगर हम इसी चीज पे बेस करने के यार ये टाइम गुजर ही जाएगा और दूसरा भी गुजर ही जाएगा, तो इसमें फिर जो हमारे अपने वो है प्लानिंग है और जो स्ट्रगल है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और अचीवमेंट्स हैं, उनको कैसे फिट करते हैं आप इस सारी कहानी में कि यार सब कुछ गुजर ही जाएगा, तो फिर क्या मैं बैठा रहूं हाथ पे हाथ रख के? क्या फिर उसमें जो है ना वो बैलेंस कैसे करते हैं? ये जो बैलेंस करने वाला तरीका है, ये अगर आप थोड़ा अपनी अप्रोच बता सकें तो मुझे सीखने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। जी जुतोई साहब, आपसे शुरू हुए सवाल। जुतोई साहब, कटी बहुत पतंग किस शुक्रिया। हिस्से में आई है? अरे बहुत शुक्रिया। अब कटी पतंग नहीं है, वाकई वो किसी कह लें कि उसको वो एक पकड़ लिया गया है। उसकी वो वजह किसी यह ने है कि कौन है? सुहेल अब साहब, अपने अपने आप को खुद ही थाम लिया है, खुद ही पकड़ लिया है। क्योंकि सच्ची बात है, ये सवाल बड़ा मेरे लिए कह लें कि मुझे था पता कि ये सवाल पूछा जाएगा। पैदाइश से लेकर 2015-16 तक की कैसी कैफियत रही है कि मैं जो है ना हर चीज पर शाकी रहता था, हर चीज के बारे में शिकवा। मुझे अपनी अचीवमेंट नजर ही कोई नहीं आती थी। तो एक दो जगह पर जब मजाक उड़ाया गया ना कि हाँ भाई ये तो रोंदलू है या ये है, तो वो बड़ा फिर मैं अपने बिल्कुल अपनी चीजें उस तरह शेयर तो शायद नहीं करता था, लेकिन यह कि अपने एक खास जो है ना दो चार रिश्ते ऐसे थे जिनके साथ शेयरिंग की, जिन्होंने मुझे स्ट्रेंथन भी किया, उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया।
फिर वो एक कटी पतंग का तासुर जो है ना बतदरीज वो जायल होता गया और ठहराव आता गया। नाउ आई एम नो मोर कटी पतंग, अब तो बाकायदा एक ठहराव है जी। अब क्योंकि एक कुछ ना कुछ एम्बिशंस जो है ना ऐसे थे जिनको, या गोल सेट किए थे जिनको अचीव किया है, तो अब काफी हद तक यानी आप कह सकते हैं कि किसी एक मजबूत झाड़ी के साथ अटक गई है पतंग जो जबरदस्त। अच्छा, मुझे शक था कि कटी पतंग भाभी ने पकड़ ली है। अच्छा कि आपने वजाहत कर दी। नहीं, कुछ किसी हद तक तो वो भी है, बहुत असिस्ट करती इसी हद तक मतलब मेरा शक थी। चलिए लेकिन ठीक हो झाड़ी में ज्यादा बड़ी है भाभी, तो ज्यादा भाभी से ज्यादा झाड़ी में पकड़ी हुई है। मैं उनको बताता हूँ किसी वक्त मुलाकात होती है कि भाई कौन सा इस्तारा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं मुझे नहीं, बहुत जब थोड़े बहुत कांटे चुभते हैं तो फिर झाड़ी झाड़ी ही ज्यादा बेहतर बन जाता है ना। चले चले, थैंक यू। अच्छा, दूसरा सवाल किससे था शफीक साहब का, जिनसे? जी डॉक्टर शाजी। जी, जी। हाँ, जी, फिर दूसरा सवाल मुझसे, और बहुत शुक्रिया शफ़ीक साहब के सवाल के लिए। और मुझे भी अंदाज़ा था कि मुझसे ये सवाल होगा कि एक जगह आप बात कर रही हैं कि अपने आप को कैसे हम पीछे रखना सीख सकते हैं और दूसरी जगह हम अपने राइट्स के लिए बात करें। तो शायद शायद दोनों चीज़ों में ना फ़र्क है। अपने आप को जब हम पीछे रखने की कोशिश करते हैं ना डेलिबरेटली, तो शायद हम अपने आप से जो मोहब्बत करता है ना इंसान, वो उतनी ही कर रहा होता है जितनी वो औरों से करता है। तो शायद वो मोहब्बतों में बैलेंस लाना ना बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को इतना ही इम्पोर्टेंट समझें जितना और लोगों को आप इम्पोर्टेंट समझते हैं। फिर उसमें प्रायोरिटीज़ में ना बड़ी आसानी हो जाती है। सो उसमें जहाँ आप देखते हैं कि आपका फ़ायदा है, औरों का फ़ायदा है, तो थोड़ा हम उनको आगे ले जाते हैं। हम कहते हैं चलो इसका फ़ायदा करना अगर अहम है, चलो उसको आगे ले जाते हैं। अपने आप से थोड़ी कम मोहब्बत, औरों से थोड़ी ज़्यादा मोहब्बत। उसमें आगे ले जाना आसान होता है। ये मैं बिल्कुल इस टर्म में नहीं कह रही कि हम किसी के लिए सैक्रिफाइस दे रहे हैं। सैक्रिफाइस नहीं दे रहे और ना हम किसी को एहसान फ़ील करा रहे हैं, बल्कि हम इंसाफ के तौर पे इसको देख रहे हैं। अगर आप इंसाफ के तौर पे देखें ना कि अगर कलेक्टिव लिविंग में इंसाफ किस तरीके का होना चाहिए, तो जस्टिस के पर्सपेक्टिव से अ, ये है। तो सैक्रिफाइस जब बंदा देता है ना, जब उसको सैक्रिफाइस या एहसान वाली चीज़ें आ जाती हैं रिश्तों के अंदर, तो मामले बहुत बिगड़ जाते हैं। वो बड़ा बोझ फ़ील होता है इंसान को, दूसरे को आप बोझ फ़ील कराते हैं, तो लोग बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इंसाफ के तकाज़ों पे रख के इसको देखेंगे ना, तो शायद आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। तो उसमें कोई दुःख नहीं होता, कोई पिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। आप बड़े फ़ख्र से सारे काम करते हैं। जब राइट्स की आप बात करते हैं ना, अपने लिए आवाज़ उठाना, वहाँ पे बात हो रही है मिसट्रीटमेंट की, कि अगर लोग आपको मिसट्रीट करें, वो मैं समझ गई कि आपका पहला पॉइंट था, जो कुछ लोग उसमें भी ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे, कुछ कम उठाएँगे, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, होता है। और ये कोई कारोबार नहीं कर रहा इंसान, ये हम थोड़ा-सा इंसाफ कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिसट्रीटमेंट और राइट्स का जो प्रॉब्लम है ना, वो इसलिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर माहौल के अंदर ना, जहाँ ये हो रहा होता है, वहाँ पे आवाज़ उठाने वाले लोग हमेशा बहुत कम होते हैं। और समहाउ इसीलिए उसकी कॉस्ट भी इतनी बड़ी होती है। क्योंकि सारे लोग कंप्लेसेंट होते हैं उस माहौल के अंदर, सारे उसके साथ चल रहे होते हैं और शायद वो अपनी मिसट्रीटमेंट भी लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। इसलिए वो बोलना बहुत ज़रूरी है। ना आपको अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ बर्दाश्त करनी चाहिए और ना किसी और को आप उसमें देखना चाहते हैं उस तकलीफ के अंदर। तो शायद ये दोनों चीज़ें इतनी मुख्तलिफ नहीं हैं, अगर आप इन पे गौर करें, ये इंटरकनेक्टेड ही हैं। लेकिन हाँ, बज़ाहिर ऐसा इट अपीयर्स कि ये 2 हम मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं। आई होप कि थोड़ी-सी क्लैरिटी आई होगी। आपने दोनों बातें मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में की हैं, सो दैट मेक्स मोर सेंस। आई वाज मेक टेकिंग इट इन अ वे कि जब आप आगे बढ़ने की बात करते हैं तो यू टॉक अबाउट ग्रोइंग विद अदर्स एंड लेटिंग एवरीबॉडी ग्रो विद यू, सो दैट इज ट्रू। लेकिन उस पूरे माहौल में जब आप बात करती हैं आवाज उठाने वाली, तो वो बड़े स्पेसिफिक माहौल में था, सो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट। सो थैंक यू वेरी जी, मच फॉर मेकिंग दैट क्लियर। जी शुक्रिया। जी, थर्ड क्वेश्चन मसूद थर्ड साहब। क्वेश्चन जी जी मुझसे था, ये जो है ना कि जी दिस टू शैल पास, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जी इंसान कोशिश ना करे। कोशिश के बगैर तो इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकता और ना उसके बगैर उसको कुछ मिल सकता है। इसका मकसद ये है कि जी जो जिंदगी में साइकिल्स आते हैं,
सक्सेस के साथ फेलियर भी इंसान का की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है, तो उसको फेलियर को भी एक्सेप्ट करे और ये देखे कि अगर उसका डाउन चल रहा है जिंदगी में तो कभी अप भी आएगा, जैसे पहले कभी अप था। तो इंसान जो है वो जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को एक स्ट्राइड में ले और उसको एक्सेप्ट करे और अपने आप को जो है वो कायम रखे जैसे भी हालात हों, और बेहतरी की उम्मीद रखे। बगैर कोशिश से तो कुछ मिलता नहीं है, ये तो बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है। बाकी ठीक। यह है कि इंसान की जिंदगी में फेलियर आती है क्योंकि हमारे प्लान के ऊपर किसी और का प्लान होता है, जिसने प्लान बनाए हुए हैं, तो कभी कभी वो तकलीफों से गुजारता है हमें, और वो उसमें से हर तकलीफ में कुछ ना कुछ लेसन होते हैं। तो वो इसीलिए तकलीफ आती है कि आदमी वो लेसन सीखे और अपने आप को जो है इम्प्रूव करे। तो मेरे ख्याल में इसका ये मतलब है। ठीक, ठीक है थैंक जी। यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी शुमाइला, जी शुमाइला। सर मेरा पहला सवाल जो है वो जतोई साहब से है। उन्होंने कहा कि हमें जो है वो अवॉइड करना चाहिए कंप्रोमाइज करने से। तो सवाल मेरा उनसे ये है कि जब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है तो फिर आप उस सूरत में उस वक्त क्या करें, जब आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। पहला सवाल उनसे है। और डॉक्टर तो शाजिया शुमाइला, से मेरा दूसरा सवाल है। शुमाइला, शुमाइला एक मिनट। वो वैसे जतोई साहब ही जवाब देंगे, मैं वैसे ही बीच में एक जुमला मोतरजा बोल रहा हूँ। जब चॉइस ही नहीं है फिर तो कंप्रोमाइज करने की भी चॉइस नहीं है, फिर तो आसानी है। चॉइस होगी तो आप सर जब कंप्रोमाइज आपके करने पास की नहीं करेंगे, जब चॉइस ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी करने की वो है ही नहीं ना, फिर तो बात खत्म हो। सर यहाँ पे चॉइस सर यहाँ पे चॉइस से मुराद ये है कि कंप्रोमाइज जो है आपको ऑप्शन के तौर पे मिला हुआ है कि आपको बस यही करना है, तो फिर आप क्या करें उस सूरत नहीं, देखिए मेरा ख्याल ये है कि कंप्रोमाइज करने के लिए भी तो चॉइस होनी चाहिए ना। जब चॉइस है ही नहीं तो फिर तो वैसे ही वो स्लेवरी है ना। फिर तो कंप्रोमाइज काहे का, आपका इख्तियार ही नहीं है कुछ करने का। वो तो सिचुएशन इनहेरेंटली ठीक है। आपके पास कुछ स्पेस, शुमाइला स्पेस होगी तो आप कंप्रोमाइज और नॉन कंप्रोमाइज के दरमियान चॉइस करेंगे ना। आपके पास तो जी स्पेस सर। ही नहीं है ना इनहेरेंटली, तो ओके। फिर तो जरूरत ही नहीं है सोचने की। ये परेशानी तो खत्म कर दें, बाकी जतोई साहब बता देते ठीक है हैं। सर। जतोई साहब बताइए जी, जल्दी सर पहले जल्दी। दूसरा सवाल डॉक्टर शाजिया से भी है मेरा सवाल। पूछिए पूछिए। अच्छा सर, डॉक्टर शाजिया ने बात की कि हमें अपनी सोच को संवारना है, खुद ही संवारना है। ठीक है। सवाल मेरा उनसे ये है कि हर बंदा यहाँ पे सोच रहा है कि मैं अपनी सोच को संवार रहा हूँ। हमारे पास ऐसा कौन सा पैमाना है जो वो हमें बताता है कि हमारी सोच संवर रही है या बिगड़ रही है। सवाल मेरा उनसे ये है। ठीक, चले जी जतोई साहब। जतोई साहब, कंप्रोमाइज आप कहते हैं ना करें तो फिर क्या करें? कंप्रोमाइज अब वो सर्कमस्टांसेस जो है ना शुमाइला ने बड़े वो बता दिए कि उसमें चॉइस ही कोई नहीं है, तो फिर तो कोई रास्ता भी तो दो ना। तो फिर कंप्रोमाइज ये है कि बंदा वो एक टर्म इस्तेमाल होती है, जिंदगी के कई फैसले होते हैं। मसलन एक पंजाबी का एक है ना शेर है कि जड़ा वेर खलोता सी जग के हार खलोता है प्यो दी पग अगे। तो इस तरह की सिचुएशन जब आ जाती है तो फिर आप कह सकते हैं कि चॉइस खत्म हो जाती है। फिर ये है कि जिसकी वजह से बंदा एक्सप्लॉइट होता है तो फिर उसको रोना धोना फिर उसके नाम होता रहता है कि तो आपकी वजह से ये हुआ है, आपकी वजह से, और क्या बंदा की चॉइस तो कह लें कि कंप्रोमाइज होता भी। बाकी इस्माइला की इस बात के साथ अग्री करूंगा कि कंप्रोमाइज होता भी उस वक्त है कि जब चॉइस कोई ना हो। तो फिर जो उस कंप्रोमाइज को फोर्स आपके ऊपर इम्पोज करने वाले होते हैं उनको रगड़ा लगता रहता है, सारी उम्र रगड़ा लगता रहता है, उनको वो रिसीविंग एंड पर होते हैं। ठीक, चले जी दूसरा सवाल डॉक्टर शाजिया से। जी डॉक्टर शाजिया। जी 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 सर। शुमाइला, बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। और आई गेस सोच का कैसे संवर रही है, ठीक है, इसका अंदाजा लगाना, शायद इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि हम देखें कि हमारी वजह से इर्द गिर्द ना हम माहौल क्या बनाते हैं औरों के लिए, हम किस तरह के आउटकम्स क्रिएट करते हैं अपने लिए औरों के लिए। तो अगर इर्द गिर्द आपको लगे कि चीजें संवरने लगी हैं, चीजें बेहतर होने लगी हैं, बहुत सारे टर्म्स में उसको हम देख सकते हैं, तो शायद ये कहीं आपको बता रही कि आपकी सोच संवर रही है ना। आपकी सोच संवर रही है इसलिए आपके जो काम है वो बेहतर हैं, तो आप बेहतर नतीजों की तरफ जा रहे हैं। जब बेहतर नतीजे आने लगते हैं ना अ, तो ये इंडिकेशन होती है कि आपकी सोच संवर रही है। और सोच बिगड़ रही है के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही कि जब आप देखें बात सफा हम ना सोच की वजह से ना हम अपने आप को किसी होल में बंद कर लेते हैं
और हम समझते हैं कि सिर्फ शायद सोचना ही जरूरी है, हालांकि सिर्फ सोचना तो बिल्कुल बेकार से ही काम है अगर हम उसको अपने एक्शंस में ढाल नहीं सकते ना। तो वो हमेशा एक्शंस में जब आपको नजर आने लगती है और उस एक्शन के बेहतर नतीजे आने लगते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि जी हम एक बिल्कुल हम बेहतर रास्तों पे जा रहे हैं। मेरा तो यही अंदाज है। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। मानूर, कीजिए सवाल। जी सर, मेरा मैम इरम से सवाल था कि उन्होंने कहा ना कि उन्होंने एम्पैथी से मेजरमेंट के साथ चलना सीखा, तो वो थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में गाइड कर दें कि किस तरह मेजरमेंट के साथ चलना सीखा। और सेकेंडली, क्या इनिशियल स्टेजेस पे उस प्रोसेस के गिल्ट भी इन्वॉल्व था? इसमें एक पंजाबी में कहते हैं जितना दा मुंह उतना दी चपेड़, मतलब गोया वो दूसरे में ये कह रही हैं। तो बाकी ओवर टू इरम। इरम बताइए कैसे आपने ये जो सवाल है इनका, इसको रिस्पॉन्ड कीजिए। मतलब पहले यूं होता था कि आप अपनी शख्सियत को परखते हैं कि मैं अंदर से जैसा हूं शायद दूसरा बंदा भी वैसा ही होगा, और एक आप अपने जहन और दिमाग को बंद करके उसको भी उस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे आप चाहेंगे कि आपके साथ ट्रीटमेंट हो रही है। मेजरमेंट का मतलब ये है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब रुलने फिरने के बाद, शादी भी एक बहुत बड़ा एक सबक होती है, लेसन होती है मेरे ख्याल में। यहाँ पे काफी शादीशुदा लोग बैठे मेरे साथ, एग्री करेंगे। शादी में, नौकरी में, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में मुझे समझ आया कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हर बंदे का डिफरेंट टेम्परामेंट होता है, हर बंदा डिफरेंट माइंड का होता है, तो हम सबके साथ एक ही तरह से नहीं चल सकते। और खास तौर पे मैं उस तरह से नहीं चल सकती जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई चले। क्योंकि बहुत दफा इस तरह से होता है कि आपको लगता है कि बंदा बहुत मतलब ठीक है, सीधा साधा है और मेरी तरह का है, लेकिन इंटरनली ही और शी मतलब वो बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम उनके साथ ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसी कर रहे होते हैं जैसे हम खुद के साथ चाहते हैं। तो उसमें आपको बहुत दफा नुकसान उठाना पड़ जाता है, और मैंने उठाया। गिल्ट तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई। लेकिन एक बात का अफसोस जरूर है कि मतलब मेरी जिंदगी का एक फलसफा है कि दो उसको जो आगे उसको रेप्लिकेट कर सके, एटलीस्ट उसमें इतनी सकत हो कि वो उसको आगे दूसरे बंदों तक रेप्लिकेट कर सके। उस पे बिल्कुल भी खर्च ना करें, चाहे वो आपका अच्छा बर्ताव हो, चाहे आप उसको कुछ दे रहे हैं, चाहे कोई भी ऐसी पॉजिटिव चीज है, उस बंदे के साथ ना करें जो आगे रेप्लिकेट नहीं कर सकता हो। गिल्ट नहीं है सच लाइफ में, लेकिन सफर बहुत किया है, सफर ज्यादा किया है इस बात की वजह से। और मेजरमेंट ये एक टिपिकल सा वर्ड हो जाता है शायद प्रैक्टिकल वे में। एग्जैक्टली ये वो तराजू वाली बात नहीं चल रही, लेकिन मेजरमेंट ये है कि अब लोगों की समझ आती है अपने आप को, अपने आप के अंदर लोग बंदे को देख के थोड़ी एनालिसिस करना बहुत जरूरी होती है कि आया ये बंदा आपकी पॉजिटिव बिहेवियर को डिजर्व भी करता है कि नहीं करता, आप इस पे खर्च करना चाहेंगे अपना टाइम, एनर्जी कि नहीं। आई हैव लाइक अपने आप को समझाया इस बात पे कि हर बंदा एक जैसा या मेरे जैसा नहीं हो सकता। मेजरमेंट इन दैट सेंस। बाकी गिल्ट एज सच नहीं है, हाँ सफर बहुत किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था शायद। ठीक ठीक जी। नदीम साहब, नदीम मलिक। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मसूद साबिर साहब और सोहेल गदोई साहब से कि इनके इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ा था कि इन्होंने लॉ भी स्टडी किया हुआ है, लॉ की डिग्री भी की हुई है। तो मेरा सवाल इन दोनों हजरात से ये है कि आप लोगों ने क्या लॉ को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट किया था, या फिर आप लोगों ने पहले लॉ किया और फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर सके? और अगर कंटिन्यू नहीं कर सके तो क्या स्ट्रगल्स थी कि जिनकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर सके? जतोई साहब, आपको आज इस सवाल का जरूर मजा आया होगा। नहीं, ये वाकई बड़ा अच्छा सवाल है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब ये है कि उन्होंने, जैसे आपने अपने सब्जेक्ट को ग्राउंड बना के लॉन्च किया था ना क्वेश्चन अपना मिसाइल की तरह, उन्होंने भी लॉ के प्लेटफॉर्म से अपना क्वेश्चन जो है ना आप पे फेंका है। तो आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिए, मुझे भी बड़ा मजा आया। अरे मेरी फैमिली में जो अच्छे खासे लॉ ग्रेजुएट्स थे, मेरे दो ताया अब्बू लॉ ग्रेजुएट्स थे, मेरे कजन्स जो हैं वो लॉ ग्रेजुएट्स थे।
तो मैंने भी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस का आगाज किया था, क्रिमिनल केसेस के हवाले से प्रैक्टिस का आगाज किया। तो इब्तदाई जो 2-3 शिकार मैंने किए थे, मैंने अपने दोस्तों को ठगी मारी थी, यानी जो मेरे पास एज क्लाइंट आए थे। तो मैं जो है ना, मैं उसी दिन मेरे ज़हन में आया कि सारी उम्र मैंने अपने जानने वालों को, दोस्तों को ही इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक रहते हुए, तो कोई झूठ मारे भी झूठ के साथ उनसे मैंने पैसे जो है ना वो ठगे थे। मैं था कि सारी उम्र ऐसे ही मैंने चलना है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं था। यानी लॉ को मैंने फैमिली के अंदर जो है ना मुख्तलिफ जो मेरे ताया या मेरे कजन मौजूद थे, तो मैं उनसे मुतासर बड़ा होता था, उनकी लाइफ से बड़ा मुतासर होता था। तो शौक के साथ मैं लॉ ग्रेजुएट बना जरूर था, लेकिन प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर सका कि शायद वो मेरी अपनी ज़ात के साथ सूट नहीं कर सकी। तो पैरेलल हिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट के तौर पर बढ़ाया हुआ था, तो फिर मैंने इसमें एमफिल और पीएचडी करके तो इसको ही आगे बढ़ाया है। तो मेरा अपना यानी कोई ज़ाती एक्सपीरियंस लॉ प्रैक्टिस के हवाले से ये अच्छा नहीं था कि मैंने 2-3 पहले इब्तदाई जो ठगियाँ मारी थी वो अपने जानने वालों को मारी थी, तो पूरी ज़िंदगी ठगियाँ नहीं मार सकता था, या अच्छा मेरी चमड़ी इतनी मोटी नहीं थी। अच्छा जतोई साहब, मेरा यहाँ पे एक जैली सा सवाल है, मतलब ठगी मारना जरूरी था क्या? मलिक साहब से आप पूछें, ये जब प्रैक्टिस लोअर कोर्ट्स में, सॉरी, जब आप करते हैं तो लोअर कोर्ट्स में अक्सर ठगी जरूरी हो जाती है, यानी उसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लोअर मतलब कोर्ट्स की जमाइयों की तरह आपके पास भी स्वाय कंप्रोमाइज के चॉइस नहीं थी? इस तरह ही है सर, थोड़ा भारत हिस्ट्री को फिर ओढ़ लिया जी, अब क्या ठीक करें। है, वो कटी ठीक पतंग ऐसे तो नहीं थी, कटी पतंग ऐसे उड़ के फिर ठीक हिस्ट्री की जो है ना जाके बैठ गई चुबारे पर। ठीक हो गया। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो दूसरा इसका सवाल मसूद साहब से यही सवाल था। जी जी मसूद साहब। जी। नदीम मलिक साहब जरा अपना सवाल दोहराइए, थोड़ा सा आवाज कट रही थी। सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल ये था कि आपके इंट्रोडक्शन में था कि आपने लॉ की डिग्री भी की हुई है, तो क्या आपने लॉ की डिग्री ऑप्शनल की थी या फिर मतलब एज ए फर्स्ट सब्जेक्ट की थी? जी मैं और बताता अगर हूँ। आपने फर्स्ट जी सब्जेक्ट की थी तो उसको कंटिन्यू नहीं जी कर सके जी हैं, क्यों नहीं मैं कर आपको सके, बताता इसकी क्या हूँ, मैं रीजन? बताता हूँ। पहले तो थोड़ा लाइटर नोट के ऊपर अपना, शायद अनवर साहब, ये जो अभी जी ठगी जी की आपने बात की है, अगर दोस्त बुरा ना मान जाए तो अकबर इलाहाबादी का शेर है, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। अब ये नदीम साहब जरूर पछताएंगे कि मैंने क्यों सवाल पूछ लिया। और ये लाइटर टोन के ऊपर है। तो ठीक है। नहीं नहीं पैदा वो हुए वकील तो शैतान ने कहा, ठीक है। लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो वो ठीक है। बात यह है कि 75% वकील तो मैं खुद भी हूँ। मैं साइंस ग्रेजुएट था, लेकिन जब मैं आया अपना सिविल सर्विस में, तो मेरा काम बुनियादी तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट का है। टैक्स और कस्टम से मुतालिक जितने कवानीन है उसकी इन्फोर्समेंट है, उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो कानून के समझने का, इंटरप्रिटेशन का और अदालतों के सामने जाकर जजों को एक्सप्लेन करने का होता है। तो मैं चूंकि साइंस ग्रेजुएट था, जब मैं शुरू में मेरा वास्ता पड़ा, तो इसी तरह के वकील हजरात से मेरे साथ से मुझे मेरा वास्ता पड़ा और मुझे पता चला कि वो मेरे देखते देखते मुझे ठगी लगा के चले जाते। तो फिर मैंने फैसला किया कि नहीं भी, इस तरह से मैं हैंडीकैप रह के तो सर्विस नहीं कर सकता, तो इनको जो कहते हैं, नीड टू गिव देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो फिर मैंने जो है ना वो कानून पढ़ना शुरू किया, और जॉब के साथ दिन में करता था, अपनी नौकरी करता था, शाम को पंजाब लॉ कॉलेज में जाके क्लासेस लेता था। फिर कराची ट्रांसफर होगी, कराची यूनिवर्सिटी में किया इसको ट्रांसफर, एलएलबी किया, फिर एलएलएम का शौक हुआ, फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिला तो दूसरा एलएलएम यूके से करके आया। तो मैंने एक तो इंटेलेक्चुअली इसको काफी हद तक स्टिमुलेटिंग पाया, काफी सारा इसमें मेरे लिए, मेरी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए इसमें काफी चीजें थी। और दूसरा, ठीक। मुझे मुझे सर्विस में इसका बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि मेरे नाम के साथ एलएलबी एलएलएम लिखा हुआ था, तो मुझे डिपार्टमेंट ने बार बार जो है वो लॉ से रिलेटेड असाइनमेंट्स दिए, और बहुत बहुत जगहों पर मैं लॉ सेक्शन का या लॉ डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना। और बहुत सारी मौके मेरे ऐसे आए कि जब मैंने अदालतों में खड़े होकर जजेस के सामने केस आर्ग्यू किए, और उनमें से एक आधे ने मुझसे पूछा भी कि आप एडवोकेट हैं क्या? मैंने कहा सर मैं सिविल सर्वेंट हूँ, लेकिन मुझे रोल दिया गया है तो मैं एडवोकेट का रोल भी निभा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में भी केस आर्ग्यू किए, मैं जीते हुए हैं।
ट्राइब्यूनल में केस बहुत आर्ग्यू किए, जीते हुए हैं, बल्कि एक केस में मैंने अटॉर्नी जनरल जो थे के आगा, उनको मैंने असिस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट में। सर आपकी आवाज जाई जा रही है बार बार। जी आवाज आ रही है अभी? जी अब आ जी रही है। सर, जब आप स्क्रीन के सामने आते तो हैं तब आती है, तो थोड़ा सा भी ओ, मूव होते हैं तो वो चली जाती चले है। तो और मैं अब आ रही है? मसूद साहब जब केस जीतते हैं तो आवाज चली जाती हाँ नहीं, आवाज जज की जाती है सर, मेरी नहीं जाती। है। सही है, वो ठीक, ये जी सूरत जी हाल है, तो ये काफी मुझे इसका फायदा हुआ है और मैंने हम्म, इसको फील्ड को बड़ा इंटरेस्टिंग पाया है। और लीगल ड्राफ्टिंग और लीगल इंटरप्रिटेशन, फिर मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का सब्जेक्ट भी पढ़ाया है कराची में एक यूनिवर्सिटी में, तो बड़ा वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो होपफुली जिंदगी में किसी उस रिटायरमेंट के बाद अगर मौका मिला, हाथ पैर सलामत रहे, तो अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे, देखेंगे ये भी करके कि खुद ठीक काला कोट पहन के खड़े होने का क्या है। तो ओवरऑल ठीक, तो अच्छा एक्सपीरियंस। ठीक। चल बहुत शुक्रिया जी। और कोई सवाल किसी का? जी जी मैं पूछना चाहता था जी जी अच्छा, जी जैक्स एक तो इरम साहबा से कि उन्होंने एमफिल गालबन उन्होंने ही बात की थी कि मैच्योर एज में शुरू जी किया। जी 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 अभी उनका डिफेंस रहता है। जी इरम आप हैं हमारे साथ? इरम जी सर, मैं हूँ। हाँ अच्छा, नजर तो नहीं आ मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जब आपने एमफिल किया तो असातिज़ा के हवाले से आपने क्या महसूस किया कि एक उम्र होती है ना ये हमारी ग्रेजुएशन तक की, तो उसमें असातिज़ा का एक और इमेज होता है, तो उस स्टेज पे जाके आपने क्या महसूस किया? और दूसरा सवाल मैं मसूद साहब से करना चाहता हूँ, वो मैं बाद में कर लेता हूँ अगर पहले इरम साहब हाँ जवाब। 8 मिनट्स हो गए जी इरम जी। मैं अक्सर बोल रही होती हूँ, आई वुड जस्ट मतलब ये आंसर मैं एक ही जुमले में देना पसंद करूंगी। जब मैंने मास्टर्स किया था और मैंने एमफिल किया, मतलब व्हेन आई डिड माय मास्टर्स आई वाज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड जब कंप्लीट किया। 22.5 साल समथिंग होगा, और मैंने एमफिल किया 36 इयर्स की एज में, 35-36। तो जो एमएससी किया मुझे याद नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी, मैं खुद भी छोटी थी, मतलब छोटा होता है, जाहिर बात है, फर्स्ट टाइम घर से निकले थे लड़काना से। जब एमफिल किया तो, और जब पढ़ना शुरू किया, क्लासेस शुरू की, अपने टीचर्स के साथ स्टार्ट किया, तो यकीन करें कि मैंने बोला और मैंने लिखा और मैंने एक्सप्रेस भी किया कि अगर खुदा के अलावा सजदा किसी और के साथ आगे जायज होता तो मैं अपने उस्तादों के आगे झुक जाती सजदे में। तो असातिज़ा मतलब मैं अनवर साहब भी, शाहिर साहब भी जानते हैं कि मतलब जिस डिपार्टमेंट से मैं पढ़ी हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडी, बहुत अच्छे उस्ताद, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन बस वो एक जुमला यही, मतलब जिसमें मैं आपको ये जवाब देना चाह रही थी कि मुझे इतना सीखने को मिला उन उस्तादों के साथ, और इतना मुझे एक वैल्यू भी मिला, इम्पोर्टेंस भी, बिकॉज़ शायद मैं बड़ी भी थी और सबको पता था, एक एक प्रैक्टिकल टच भी आता है आपका। तो मैं हमेशा कहती थी कि अगर खुदा के अलावा सजदा किसी और के आगे जायज़ होता तो मैं अपने उस्ताद के आगे झुकती। एंड ऑल ऑफ देम वर ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। ठीक ठीक जी जैक्सन दूसरा सवाल मसूद साहब जी, से। मैं मसूद साहब से ये पूछना चाहता था कि उनका अदब का ज़ौक़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो इस हवाले से क्या उन्होंने कुछ लिखने पढ़ने की तरफ भी तवज्जो की, या अदब के हवाले से उनकी जो तजुर्बात हैं वो कैसे रहे? जी मसूद साहब अनम्यूट करें, मसूद साहब अनम्यूट करें प्लीज, आप म्यूटेड है। जी जी आ रही है आवाज? जी जी अब आ रही। जी, डॉक्टर लियाकत अली साहब का सवाल है। जी 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 अच्छा जी, अदब का कुछ शौक तो मुझे विरसे में मिला था घर से, बाकी जो है कुछ असातिज़ा ने डाला, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू लिटरेचर का काफ़ी वसी मताला किया हुआ है। और मैंने पुराने कोई फसाना आज़ाद और उस टाइप की चीज़ों से शुरू करके और आज की तारीख तक नज़म, गज़ल, शायरी, अफसाना, नावल, तकरीबन सारी चीज़ें पढ़ डाली हैं। कोई असातिज़ा के पास बैठे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अदबी मजलिसों में बैठे हैं, हल्का अरबाब ज़ौक़ में बैठे हैं, कुछ असातिज़ा के पास बैठ के कुछ दो चार चीज़ें सीखने का मौका मिला है। तो उसके बाद 2008 मसूद साहब में आपकी आवाज बीच में चली जाती है। आज डॉक्टर आवाज़ शाजिया के साथ ये मसला होता था, आज आपके साथ हो रहा है।
मेरे ये सच शायद इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है। आ रही है बात अब आ रही है। हाँ जी। तो मैं बता रहा था कि जी अदब का मुताला भी किया है, असातिज़ा के पास भी बैठे हैं, सीनियर जो अदब में जो लोग हैं उनके पास भी बैठे हैं, कुछ दो चार चीज़ें सीखी हैं बैठ के। तो काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है इंसानी ज़िंदगी के मुतालिक भी, और उसके हवाले से जो तारीखी तजिया ज़्यादा मिलता है वो भी है। तो सारे ही जितने बड़े उर्दू के अदीब हैं नामवर, सबको पढ़ा है। फिर खुद लिखने का शौक हुआ है। एक दोस्त ने कहा कि भी तुम लिख सकते हो, लिखा करो। तो मैंने 2008 में एक कहानी ऐसे तजुर्बाती तौर पर लिखी। वो आसिफ फरूकी साहब मरहूम जो थे कराची में, उनके अदबी पर्चे दुनिया आज़ाद में वो छपी, एक तारीफी नोट के साथ छपी। तो मेरे लिए बड़ा इंकरेजिंग था। और मजीद खुशगवार हैरत मुझे ये हुई कि उससे अगले साल यहाँ नवल में डॉक्टर नजीबा आरिफ ने 2008 के अफसानों की एक एंथोलॉजी जो है बनाकर वो पब्लिश की। तो मेरी उस पहली अवलीन कहानी को उसमें उन्होंने उठा लिया मज़ामती अदब में, और एक अच्छा एनालिटिकल नोट लिखकर और तारीफी कलमात के साथ उसमें उन्होंने शाया किया। तो मेरे लिए बड़ी वो खुशी की बात थी। उसके बाद लिखने का सिलसिला चलता रहा। तो जो अदबी पर्चा इस्लामाबाद से छपता है नकात, उसमें मेरी चीज़ें छप चुकी हैं दुनिया आज़ाद में, और इजरा जो है यहाँ पर कराची से, उसमें चीज़ें छप चुकी हैं। फिर एक ऑनलाइन एक मैगजीन चलता है हम सब के उन्मान से, उसमें मेरी चीज़ें छपी हैं। तो ये भी एक एवेन्यू है कि ये इसमें आप अपने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को एक फिक्शन के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में इजहार पर लिखने पर बड़ी पाबंदियां हैं। और जब आदमी सरकारी मुलाजिम होता है तो वो पाबंदियां मजीद सख्त हो जाती हैं। तो बहुत सोच समझ कर देख के लिखना पड़ता है। तो कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पर अभी तक लिखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जिस दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जाएगा तो मैं ज़रूर लिखूंगा उन मौज़ूआत पर भी जिन पर अभी तक नहीं लिख सका। तो फिलहाल तो जितना लिख सकता हूँ मौजूदा हालात में उतना लिख सही रहा है। हूँ। चलिए, बहुत वाह, उम्दा जी, बहुत जबरदस्त। जी जी। थैंक यू। जी बिलाल। सर माशाल्लाह जबरदस्त। पहले तो मैंने 2 दफा हैंड रेज किया तो मैडम शादिया साहिबा ने वो मेरे क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया, मेरे से पहले वाले जिन्होंने हैंड रेज किया। तो अभी मैं मैम इरम बात कर रही थी तो मुझे शेर याद आ गया। मैंने कहा कि उनकी जो बात है ना, क्योंकि मैं अपने टीचर से हमेशा से खुद से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, तो यहाँ पे उनकी बात को मुकम्मल करने के लिए एक शेर ऐड कर दूं। देखा ना कोई कोहकुन फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। मैं समझता हूँ हमारे जो टीचर है ना, उनका हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, और शायद वो टीचर्स ओन करते हैं हमेशा से। ये आपकी किस्मत होती है कि कौन उसको परसीव कर लेता है, कौन उस पर अमल कर लेता है, कौन उस चीज को समझ जाता है और अपने आप को जो टीचर दे रहा होता है वो ले लेता है उनसे। और ये आपकी किस्मत के फैसले होते हैं। तो मैं समझता हूँ आप मुझे माने ना माने है हफीज, मानते हैं सब मेरे उस्ताद को। तो मैं जो कुछ भी हूँ अपने असातिज़ा की वजह से हूँ। और ये बहुत अच्छी चीज मुझे आज के लिए मेरा सबसे बेस्ट लेसन था जो मैडम ने अपनी बात एंड पे की, कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो शायद मैं भी अपने उस्ताद को करता। जज़ाकल्लाह। अच्छा बिलाल, ये जो आपने बात की है ना किस्मत वाली, ये इससे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। किस्मत नहीं है बेटा, ये कोशिश है आपकी। जो सर आप कोशिश उस्ताद करेंगे, जिसने जिसने कोशिश की उसने हासिल कर लिया। तो किस्मत पे ना रहें, कोशिश जो है वो अपनी करें और आपको जरूर मिलेगा। सर तो आपकी और बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, इट्स आपकी ओके। बात इट्स ओके बेटा, इट्स ओके जी। और किसी का कोई सवाल, कोई कमेंट? ये आज सजदे के हवाले से बात थोड़ी सी आगे बढ़ानी थी कि ज्यादा ही हो गया थोड़ा सा, मतलब इसको थोड़ा मैं थोड़ा हो रहा हूँ अच्छा, तो मैं भी जतोई साहब यही कहने वाला था, बिल्कुल। खामन का सजदा फिर किधर जाएगा? फिर खामन को उतनी सारे सही है, लेकिन ये है कि सासरा हमने जैसी जगह हो तो रहे भी थोड़ा मिलनी सा चाहिए। में डाल दिया हमें आज थोड़ा सा। लियाक साहब इसको थोड़ा सा बैलेंस करें। जी, मैं अर्ज करता हूँ कि मेरा तजर्बा जो है ना वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुछ असातिज़ा ऐसे हैं बाकी जो पूजा के लायक हैं, लेकिन कुछ बुत टूटे भी बड़ी उम्र में। मैं तो खैर उस वक्त अय्याम ज़ुमुई में मैंने दाखिला लिया। अय्याम ज़ुमुई कहते हैं जिसमें आधे बाल सफेद आधे काले होते हैं। तो वो
तो उन दिनों मतलब मैं ये समझता हूँ कि कुछ असातिज़ा के हवाले से तो बहुत जी खुश हुआ कि उन्होंने ज़िंदगी में इतना पढ़ा है, वो बहुत आगे बढ़ गए और उनसे वाक़ईतन एक अकीदत पैदा हुई। लेकिन कुछ बुत टूटे भी, जिनके नाम बड़े-बड़े थे, अंदर से वो ऐसे बड़े लोग नहीं थे। तो मैच्योर एज में पढ़ने का जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा नज़र आया वो ये था। ठीक। अगरचे मतलब इसमें ये कोई कमाल नहीं था कि हम क्या हैं या मेरे पास नॉलेज किस सतह का है, ये अहम नहीं था। लेकिन स्टूडेंट एक बहुत अच्छा जज होता है। तो उस ठीक। हवाले से मैं कहता हूँ कि इतनी जो अकीदत है ना जी, ये बाज़-औक़ात आदमी को वो चीज़ें भी कबूल करने पे मजबूर कर देती है जो उसके मिजाज में नहीं होती या नहीं होनी चाहिए। इतना ठीक। ज़ेरे असर आके आदमी अपनी शख्सियत को भूल बैठता है। ठीक, बिल्कुल ठीक, सही कह रहे जी। हैं, बिल्कुल सही है। तो जी मसूद साहब अनम्यूट करें। जी मसूद साहब, मसूद साहब अनम्यूट करें, फिर अब बात। मसूद साहब अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं, अच्छा मेरी भी नहीं आ रही लगता है। जी मसूद साहब। जी सर, आपकी जी आवाज तो आ रही है। हाँ जी, अच्छा, आ रही है बात? जी जी अब आ रही है। हाँ, वो अल्लामा जी इकबाल ने कहा था, ये नाज़ा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। तो वो जो है ना, वक्त क़याम सजदा करना जो है ना, वो मुज़र भी होता है सेहत के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा अरबाब लगता है कुछ पूछना चाह रही है। जी अरबाब। सर ये सर ने अभी बात की थी और मुझे लग रहा है कि आज की मीटिंग के बाद मैं भी इस बात पे कन्विंस हो जाऊंगी कि मुझे भी मैच्योर एज में जाके ही एमफिल करना चाहिए। तो इस अब पे छोड़ सर दें आप लोगों का उसका। क्या ख्याल है फिर? मैं अभी ना करूं एमफिल, अभी मैं बाद में ही करूं फिर? जी लैक साहब इरम इसका जवाब दे। इरम इरम पहले आप बताइए। अरबाब को ना आप मेरे चाहिए ख्याल ब्रेक में चाहिए स्टडी से। मेरे ख्याल में ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने उस टाइम भी एमफिल करने का इरादा किया था, लेकिन समहाउ मैं एडमिशन नहीं ले सकी। कुछ घरेलू मामला थे, कुछ और मामला थे, कुछ शादी वादी की जल्दी थी, क्योंकि बंदा पसंद आ गया था मुझे। तो बहरहाल मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में गैप बहुत ज़रूरी है। मास्टर्स के बाद आपको थोड़ा बहुत एक्सपोज़र चाहिए, प्रैक्टिकल थोड़ा आप अपने आप को एक्सपोज़र दें, थोड़ा काम करके देखें और उसके बाद जब आप दोबारा एजुकेशन का तड़का लेंगे, किसी इंस्टीट्यूट में जाएँगे तो आपको हवाओं की रुख, हवाओं का जो ज़ोर है वो ज़रा मुख्तलिफ नज़र आएगा और आप खुद भी चीज़ों को ज़रा ना खुले दिमाग के साथ और डिफरेंट एंगल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक ये जो हम डिग्री के पीछे डिग्री, डिग्री के पीछे डिग्री, डिग्री इतनी डिग्रीज़ करके बैठे होते हैं और आता-जाता हमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने बीच में कहीं पे गैप नहीं दिया, कहीं पे स्पेस नहीं दिया और हमने समझने की कोशिश नहीं की। सो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैंने 11 साल बाद पढ़ाई रिज़्यूम की और मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत डिफरेंट एंगल से पढ़ा। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सीखा कि क्रिटिकली एनालाइज़ करने करना किसको कहते हैं। देखिए मैम, बिल्कुल सही। देखें अगर मैंने एमफिल ना किया ना तो घर वाले शादी करा देंगे। तो शादी कर जी ले, आप कोई मसला नहीं, मैंने भी शादी तो मैम शादी ज्यादा खतरनाक नहीं है वैसे एमफिल से? अच्छा ये आप बात शायद अनवर साहब जवाब दे से देते। अरबाब। नहीं जी मैं सर। इसका क्या जवाब दूं। मैं तो वैसे ही इस बात के हक में नहीं हूं कि आप मास्टर्स करें फिर एमफिल करें और फिर पीएचडी करने लग जाएं। वो काम करें, ढंग का काम करें, उसके बाद फिर पढ़ने का दिल करता है तो पढ़ें। बिला मकसद पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। जी लियाक साहब। जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि जब आप इल्म हासिल करते हैं तो उसको बरतने की कोशिश करें, उसको शख्सियत का हिस्सा बनाएं, ठीक है ना जी? और उसके बाद जब वो हजम हो जाए तो फिर उससे आगे चलें, लियाक साहब इसमें इस कोई तरह हर्ज तो नहीं। ना करें ना, आप इल्म हासिल करें फिर बरतें भी। मतलब हमें तो एक टाइम चाहिए कि भाई अब हम ये कर रहे हैं फिर ये कर रहे हैं। मतलब जो मैं एवरेज बात कर रहा हूँ मेजोरिटी की। हाँ जी, जी अब जी। बच्चों से पूछते हैं क्या प्रोग्राम है, बस जी वो कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। भाई क्यों करेंगे, बस जी कुछ 2 साल और गुजरेंगे। मतलब ये कंसेंसस है इस पे।
वो आप खुल के कहते भी हैं, और इरम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मतलब इल्म की बात अलग है, ये तो कंटिन्यूएशन है कि हमने कुछ करना नहीं है, तो इसी पे काम चल रहा है। तो इसके तो बिल्कुल हक में नहीं हो इसमें जो इरम कह रही है कि भाई आप प्रैक्टिकली जाए, फील्ड में कुछ काम करें, उसके बाद फिर पढ़ने को दिल करता है, फिर दोबारा आके पढ़े, तो वो ठीक है बात। तो तो आज और हमारी बच्ची में कोई शायर नहीं है जो जरा थोड़ा सा रंगीन कर दे माहौल को? शायर तो बहुत होंगे, ये तो मतलब नहीं हो सकता कि शायर। देखते टटोल के कोई शायर हो तो सर जरा ये सामने डॉक्टर आए। मोहम्मद अली फलक जो है, ये बहुत बड़े शायर हैं। जी सर, इन्होंने और सर काफी मसूद किताबें को भी लिखी कह हुई दें हैं। प्लीज कुछ और भी सुना दें इसके साथ। किसके साथ? शायरी के सर अलावा? नहीं नहीं सर, वो जो इतनी मजे की वो मसालादार सी शायरी करते हैं ना, उन्हें कहें कि इसके रिलेटेड वो भी कुछ सुना दें। कौन कौन? सर मसूद। मसूद साहब? जी जी सर। मसूद साहब, आपसे फरमाइश आई है, आप पैनल में भी हैं, तो आप सुनाइए कुछ। अच्छा, क्या मोहम्मद अली सुनना फलक चाहेंगे? साहब हमारे साथ हैं ये सर हैं वो हमारे साथ। क्या? मतलब बहुत बड़े शायर हैं, उनकी कोई किताबें वगैरह हैं शायरी की? यस सर, शायरी उनकी बुक्स हैं काफी सारी शायरी की। अच्छा, चले उनसे भी सुनते हैं फिर। लियाकत साहब भी हैं, वो हमें बताएंगे भी कि कितने वो बड़े शायर हैं। अरबाब की बात सुन के मुझे याद आ गया, किसी ने तारुफ करवाया कि ये साहब जो है ना, ये बहुत बड़े मजामती शायर है। उन्होंने पूछा हम्म। कैसे, तो उसने कहा जी मुशायरे में से कहा जाता है कि माइक वापस कर दो तो बड़ी मजामत करते हैं। बहुत उम्दा। इसलिए जो है ना, बड़े मजामती शायर है। तो मसूद साहब, वो माइक हमारे वापस नहीं करते। हमारे यूनिवर्सिटी के जमाने में एक शायर होते थे, फरत अब्बास शाह साहब। जी जी जी। उनका अब तो बहुत बड़ी मोटी किताब आ गई ये शायरी की, वो लियाकत साहब बेहतर जानते हैं मुझसे, मुझे तो बिल्कुल फ्रैंकली पसंद नहीं आई। तो वो निंजा मास्टर भी थे। वो जी हमारे जी। एक पंजाबी दोस्त थे, तो वो कहते कि ये जो फरत बादशाह ना, ये हिक दे जोर ते शायरी करन डया। सर अच्छी भी हैं, अच्छा भी लिखा हुआ है उन्होंने, फरहत अब्बास शाह ने, मैंने पढ़ा हुआ है उन्हें। अच्छा, मैं तो पहले ही अपनी राय दे चुका हूँ, और मैं उस पर मजीद शिद्दत से कायम हूँ कि आपको फिर थोड़ी शायरी सुनने जी की वो जरूरत है। वो अगर आपको शाम के बाद उन्हीं की है ना शायद साहब? यस जी यस, जी, शाम के वो बाद तो बड़ी किसी रोज। गुफ्तगू हुई अच्छा, थी। वो टाइटल शेर कभी मैम शमाइला आप कभी उनका टाइटल शेर पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। जी बेहतर। एक जो है ना जी, मैं अगर इजाजत हो मुझे शायद साहब, जी 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 ये जी बसूर। एक नस्ल ऐसी पैदा हुई है शायरों की कि जो मुशायरों के लिए शेर कहते हैं। वो हाँ। उसमें शायरी में सब्सटेंस तो नहीं होता है, और वो बहुत ही चालू किस्म के ख्यालात। ऐसे एक और कैरेक्टर आजकल पाया जाता है जिसको कहते हैं अली जरियून, या हम्म। एक कैरेक्टर पाया जाता है जिसको कहते जी हैं जी। हनफी, क्या नाम है उसका, हाफी, तहजीब। तहजीब हाफी। ठीक है, तो ये वसी शाह और ये इस किस्म के लोग हैं कि ये जैसे वो पॉपुलिस्ट सियासत होती नहीं है, पॉपुलिस्ट शायरी करते हैं, कि वहां बिल्कुल जाते सही। हैं बेचारों में स्टूडेंट बहुत बहुत अच्छा स्टूडेंट तजरिया कर रहे हैं। जी जी। स्टूडेंट भी वो जिन्होंने बेचारों ने जिंदगी में किसी अच्छे शायर को नहीं पढ़ा, वो ना उन्होंने ऐसे ही। मीर को पढ़ा, ना गालिब को पढ़ा, ना फैज को, ना फराज को, ना इकबाल को, ना साहिर लुधियानवी को, किसी को नहीं पढ़ा। और उनको वास्ता पड़ता है, आंख खुलते ही अली जरियून के साथ वास्ता पड़ता है, या फरत अब्बास शाह के साथ वास्ता पड़ता है। कहते हैं जी वाह वाह क्या बात है, क्या बात है शायरी। तो भाई वो जो इस तरह के बच्चे हैं ना, उनको किसी वक्त कोई ढंग की चीज पढ़ा दें, उनको पढ़ा दें कि भाई ये शेर होता है, ये मीर का शेर है, ये गालिब का शेर है, तो फिर उनको सर पता नहीं। चलेगा कि जी जो है ना असली जेनवन शायरी में और लंडे की शायरी में क्या फर्क है। तो इन लोगों ने तो शायरी का जो है ना बिल्कुल सत्यानाश मान के रखा, इस कदर बुरी सर नहीं, हालत की है। जैसे ये वाली जनरेशन हुकअप की है ना, मुझे लगता है आजकल की शायरी भी हुकअप वाले सिस्टम पे ही सारी चल रही है। लाइक जैसे हेलो हाय वाली थोड़े से जमाने के लिए होती है ना दोस्तियां आजकल, तो अब शायरी वो भी मुझे लगता है आप उसी वो लिहाज से मैार हो में, रही है। मतलब मैं अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता। अली जरियून साहब का एक शेर जब पॉपुलर हुआ था, क्या फरमाते हैं कि किसने जीन्स ममनू करी, अच्छी लगती पहनो, अच्छी लगती है, पर अब ये शायरी का लेवल है, जस्ट इमेजिन के शायरी का लेवल है, और वाह वाह के डोंगरे बरस रहे होते हैं इस किस्म की गजल के ऊपर वहां पर मुशायरे में, कि जी मुशायरा महफूज ने मुशायरा लूट लिया है। तो ये हालत है। मसूद साहब अक्सर शाहिद साहब और मैं एक उनके फरत अब्बास शाह के शेर का जिक्र किया करते हैं, जो टाइटल का शेर है उनका, वो किताब का, कि लौट आए न कहीं फिर से वो आवारा मिजाज, हम्म। खोल
रखता हूँ इसी आस पे दर शाम के बाद। जी अब आप साहिब इल्म है, आप जरा गौर कीजिए कि इसमें खदशा है लौट आए ना कहीं फिर से वो आवारा मिजाज। अब जी दूसरा मिसरा चाहिए कि बंद रखता हूँ इसी खौफ से दर शाम के बाद। अच्छा अब डॉक्टर साहब ये जो है ना, ये मेरी मौसूफ से बराह रास्त गुफ्तगू हुई थी उस जमाने में। ये जी लैंडलाइन ही होता था, वो जाके हम शॉपिंग मॉल में जाके फोन करते थे, तो वहां पे पोस्टर लगा हुआ था। मुझे कहते शायद साहब आपने मेरी किताब पढ़ी है? मैंने कहा मुझे तो यार आपका ये शेर जो आपने लिखा है यही पसंद नहीं आया। जी कहते क्या खराबी है इसमें? मैंने कहा यार ये लॉजिकल ही नहीं है, आप आस भी है और आप खदशा ठीक है, मतलब बंद करें तो फिर ठीक है ना, कि लौट आए ना हाँ किसी रोज हमारा मिजाज, खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद। पहले मिसरे में आप कुछ और खेल रहे हैं, दूसरे में कुछ और कर रहे हैं, यार ऐसे तो ना करें। तो वो सही। मुझे वार्निंग दी, उसने कहा ये निंजा मास्टर है, मारेगा आपको। ये तो एक दिन शायरी कर दिया, तो क्यों इतना बहस कर रहे हो? इस तरह की शायरी थी उसकी। तो बहरहाल ये डॉक्टर फलक साहब हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम शाहिद साहब। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अलाउ किया इतने इंफॉर्मेटिव और इतने अच्छे सेशन के लिए। मैम शुमाइला ने भी मुझे बड़ा गाइड किया इसके बारे में। थैंक यू टू आपकी बोथ ऑफ यू। आपकी मैं फरमाइश ही बड़ी तगड़ी थी, तो हम क्या कर सकते थे। तो वो कह रही हैं कि आप किताबें भी हैं शायरी की। जी मैं शायरी करता हूँ। हम्म। क्योंकि मेरी ये पहली इंट्रोडक्शन है। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि अगर आप इजाज़त दें तो इंट्रोड्यूस जी करवा दूँ। जी, जरूर जरूर। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली फलक है और अभी मैं लास्ट ईयर आया हूँ पाकिस्तान। मैं अमेरिका में पीएचडी कर रहा था। सो 5 साल से मैं उधर था। ठीक। और मैंने इंजीनियर था, फिर मैंने पीएचडी कर दी। जिस तरह यहाँ पे बात हो रही थी कि कुछ करने के लिए ना हो तो फिर पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ठीक तो है। फिर मैंने मास्टर्स किया पहले हाँ हाँ। जापान से। फिर मैं यहाँ पाकिस्तान में जॉब करता रहा। फिर मैं अमेरिका से पीएचडी फुल ब्राइट स्कॉलर हूँ मैं। ठीक ठीक। और उस पर भी मेरी एक किताब है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, माई फुल ब्राइट एंड यू ग्रेट। ठीक। तो जहाँ तक ये है कि अभी आप लोग अपनी ज़िंदगी का बता रहे थे, तो अमेरिका में जब मैं था तो मैं पीएचडी कर रहा था। फिर कोविड आ गया, फिर सरहदें बंद होना शुरू हो गई, फिर शहर बंद होना शुरू हो गए, और एंड में घर के दरवाज़ों तक जो है हम सिमट के आ गए। तो ठीक। इंसान अपने आप को एक्सप्लोर करता है। तो वहाँ पे जिस तरह आपने असातिज़ा की बात की, तो बहुत से वर्चुअल आपके अब मेंटर्स होते हैं जिनको आप यूट्यूब पे सिर्फ देखते हैं, इतना ज़्यादा मिलने की नहीं ज़रूरत पड़ती। तो वन ऑफ हम्म। देम सेड के आप अपने आप को अपग्रेड करें। तो ठीक। फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो फिर मैं इट्स बिन 3 years आई एम कॉलमिस्ट एज वेल। मैं नेशन हम्म। और ट्रिब्यून में रेगुलरली लिखता हूँ। ठीक। उसके अलावा जो है फिर ये विच इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई सेल्फ कि मैंने ये जो है शायरी की तरफ भी मुझे लिखने की हम्म। तरफ थोड़ा सा ठीक हुआ। ठीक। तो वैसे तो आप लोगों की कन्वर्सेशन के बाद मुश्किल है सुनाना कुछ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। चलिए सुनाइए। और ये लेकिन ये एक बात है हम्म। कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मैं कभी किसी को सुनाऊंगा या किसी के सामने जो है वो प्रेजेंट करूंगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी 4 किताबें हैं उनका एक एक लफ्ज जो है वो सिर्फ मेरे लिए है। नहीं और आपने सॉरी, पब्लिश नहीं हुई किताबें? ऑनलाइन है, एक्सेस नहीं है, पब्लिक को एक्सेस नहीं है। मेरी वैसे मेरी 6-7 किताबें हैं, लेकिन वो हाँ। इंजीनियरिंग से रिलेटेड और फुल ब्राइट से रिलेटेड और इससे। ठीक ठीक। मतलब और वैसे मुशायरा। जी शायरी सिर्फ अपने लिए करते हैं? अम, ये कह लें कि जी, इसको इस तरह कहा ठीक जा सकता है। ठीक ठीक। वो चले जिस तरह मुशायरे के लिए कहा था, तो वो उस सेंस में कहा जा सकता ठीक है, चले सुनाइए। है। और वो ये है कि ये लेटेस्ट है एक, मुझे पसंद है काफी। ठीक। तुझको मैं ख्वाब कहूं तो कैसा है, तुझको मैं ख्वाब कहूं तो कैसा है, गुले नायाब कहूं तो कैसा है, रेयर फ्लावर
तुझको मैं ख्वाब कहूं तो कैसा है, गुले नायाब कहूं तो कैसा है, जिस पल गिरती है शबनम फूलों पे, जिस पल गिरती है शबनम फूलों पे, उस लम्हे का शबाब कहूं तो कैसा है। तेरी गजल भरी आंखों को मैं, तेरी गजल भरी आंखों को मैं शायर का इंतखाब कहूं तो कैसा है। किस नाम से पुकारूं मैं बता तुझे, मसूद साहब, जी जी। किस नाम से पुकारूं मैं बता तुझे, हुस्ने जां का निसाब कहूं तो कैसा है। और खिड़की जो खुलती है गली में तेरी, खिड़की जो खुलती है गली में तेरी, उसको चश्मे बेताब कहूं तो कैसा है। देख कर चांद सितारों के झुरमुट में, और देख कर चांद सितारों के झुरमुट में, तुझे बेहिजाब कहूं तो कैसा है। और अब वो मरासिम नहीं है पहले से, शायद साहब, जी अब जी वो जी। मरासिम नहीं है पहले से, आपको मैं जनाब कहूं तो कैसा है। वाह जी वाह। तुझे मैं ख्वाब कहूं तो कैसा है, गुले नायाब कहूं तो कैसा ये बहुत किसी अच्छा। को कह के देखें इधर। है। हो सकता है कहने के लिए लिखी हो। काफी काफी देर से कह रहे हैं। अच्छा अच्छा है, अच्छा है जी। आप इसको तो बिल्कुल कहें, कोई मसला नहीं है। बड़ा स्टाइल आपका बड़ा प्रोफेशनल शायरों वाला है, तो आप पूरे लेकिन कॉन्फिडेंस। फलक साहब को मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये चीज वहबी भी है और कसबी भी, यानी आप में खुदादाद सलाहियत तो है, तो अगर वो थोड़ा सा आप उरूज को भी समझ लें तो ज्यादा पुरलुत्फ हो जाएगी और टेक्निकली साउंड हो जाएगी आपकी शायरी। जी, मैं यही रिक्वेस्ट करने लगा था कि अगर आप लोगों में से कोई अच्छा मुझे मेंटर करे तो मेरे लिए बड़ी नहीं, इसमें खुशकिस्मती की बात मेरा होगी। ख्याल है सर, बात ये है कि देखिए, एक तो है इल्म उरूज बाकायदा सीखना, वो तो ज़ाहिर है लंबा काम है। एक हिंदी में है पिंगल, हिंदी वाले जो है ना वो मौसीकी के पीछे जाते हैं, ताल के पीछे जाते हैं। जी। तो जिसका मौसीकी का जौक हो वो आसानी से इस चीज को फॉलो कर लेता है, कोई मुश्किल नहीं होता, उसको खुद पता चल जाता है कौन सा मिसरा बेवजन है। ठीक है ना जी। अब तुझको और गुले, तुझ में ते मुतहर्रिक है, जीम साकिन है, और गुले में गाफ भी मुतहर्रिक है और लाम भी मुतहर्रिक है। तो उसूल ये है कि मुतहर्रिक के नीचे मुतहर्रिक और साकिन के नीचे साकिन हर्फ आता है। ये बुनियादी सा उसूल है। ठीक है ना। जी जी तो वो इन चीजों को जरा थोड़ा सा अगर आप सीख लें तो माशाल्लाह आप में टैलेंट है, बहुत अच्छा। जी, बहुत शुक्रिया। वैसे वेलकम। लैक साहब, अगर सीखे बगैर काम चलाने के लिए इसको चला दिया जाए तो काम चल नहीं जाएगा। चल जाता है, जैसे वो नहीं, वो क्या इब्रारुल हक, इब्रारुल हक कौन सा सीख के गुलकार बना था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ जनाब, जी। और कोई शेर किसी और की तरफ से कोई एक और मैं शेर सुना देता हूँ, जो किताब लिखने के किसी और पीछे जो था को शेर। डॉक्टर साहब किसी और को भी शामिल करते हैं। अब वही ना ठीक। मसूद साहब वाली बात ही ना, मजामती शायर वाली। चले जी, कोई ठीक और हो कोई गया। है हमारे साथ जो कुछ सुना सके, कोई शेर। अफशा नहीं है आज। लेख साहब सर आप ही शफीक साहब से कोई पंजाबी शेर सुन ले, लेख शफीक साहब साहब को आपसे अगर आता पूछते है। हैं। अच्छा लेख साहब खुद भी अच्छी शायरी करते हैं, और लेख साहब लियाकत गा साहब, भी आप लेते भी जरा सुनाएं फिर। हैं। लेख साहब यार मैं अब हाफजा साथ नहीं देता, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। हाँ कोशिश हाफिज करें। साहब और को बुलवा लें। किससे? जी। कुछ नहीं कुछ नहीं। शफीक साहब की कह रहे ने, हुक्म करो। सर दीवान मंगवा लें, अगर नहीं हाफिजा नहीं, साथ देता तो। नहीं नहीं सर, इन्नी इन्नी दीवानगी की थी नहीं कि दीवान बन जाए।
भी कुछ याद आता है आपको, कुछ थोड़ा सा सुना दें और फिर उसी के साथ हम इसको खत्म करें, टाइम भी हमारा हो गया। फलक साहब आपका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, आप आइंदा भी शरीक होते रहें। और थैंक लियाकत यू साहब वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। चाहते हैं तो लियाकत साहब से रब्ता करें, अगर आप सीखे बगैर काम चलाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें। हाँ मैं आप वो दोनों से कर लूंगा। ठीक हो गया जी लियाकत साहब। वरना उस रिपोर्टर से राब्ता करें जिसने वो चाय वाला डिस्कवर किया था। बिल्कुल ठीक है जी वो एक ये शेर याद आ मुझे रहा है, ज्यादा मैं वो फायदा देगा बताऊं जी लियाकत साहब। कि खुद कलामी से भी खुलते हैं हजारों उकदे, खुद कलामी से भी खुलते हैं हजारों उकदे, खुद से भी बात किया कर कभी तन्हाई में। वाह वाह, बहुत उम्दा है। ये खूबसूरत, कभी मौका हुआ तो मैं ये पूरी गजल भी कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसे याद बहुत नहीं है। खूबसूरत है। तो जी मेरा ख्याल है कि इसी शेर के साथ हम इसको क्लोज करते हैं, और अगला सेशन जो है वो हिस्ट्री पे है। मैं पोस्टर शेयर कर दूंगा कल तक। सर नहीं सर मसूद का शेर रह गया। किसका? सर मसूद और सर शफीक दोनों का शेर रहता है अभी। अच्छा जी, मसूद साहब शेर सुना दें जी, और फिर शफीक साहब। जी सर। शेर कोई सा जहन में नहीं। अच्छा चलो, जहन में नहीं आ रहा। फराज के शेर आपको पसंद है? फराज का कुछ शेर आपको सुना दूं? सुना दें, कुछ भी जी सुना जी दें। सर, बिल्कुल बिल्कुल जरूर, कुछ भी। अच्छा, नासिहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है, रोज आ जाता है समझाता है यूं है, वाह, ठीक। रोज आता है, रोज आ जाता है समझाता है यूं है यूं है, नासिहा यूं है, तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है, क्या है, वाह वाह। रोज आ सही। जाता है समझाता है यूं है, जा जा काम कर जाके अपना। बहुत अच्छे जी। शफीक साहब आपसे शेर की फरमाइश फैसलाबाद से। यार अच्छा, मैं वैसे तो मैं नज़में सुनाता हूँ पूरी पूरी, लेकिन अब क्या है नहीं, कि एक शेर। नहीं नहीं, एक शेर हाँ बड़ा औखा काम है। तो एक शेर है, जो मोमिन ने कहा एक जमाने में, और बड़ा आसान सा सादा सा शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ठीक हो। इसका सर, और अब ये सॉरी, सही है या गलत है? कहते हैं कि गालिब इसका ने उसे कहा था कि ये तू मेरा पूरा जी दीवान जी, ले ले और ये शेर मुझे दे दे। इसका सर शफीक साहब दूसरा वर्जन बहुत खतरनाक है। हाँ, जब कोई तुम तीसरा मेरे नहीं पास होती हो गोया जब कोई दूसरी नहीं होती। इसमें बड़ी फैक्टी पड़ सकती है। मसूद साहब सैटरडे को आप हैं इस्लामाबाद में? जी मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। तो चले ठीक है, मैं फिर आपको बताऊंगा क्या प्लान है। जरूर जरूर, इजाजत है जी ठीक हो, मुझे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको साहब, सबका, दोस्त बहुत आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने सुना, शब थैंक बखैर। यू सर, बड़े थैंक सब्र यू। के साथ सुना। आपके सब्र को बड़ी दाद है। थैंक यू वेरी अल्लाह मच, थैंक यू एवरीवन। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस मीटिंग यू। जय जनाब। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।